जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। फटेहाल मुनिया ने महारानी वसुधा के चमकते मुख की ओर आदर भरी दृष्टि से निहारते हुए राजकुमार को गोद में उठाया और बोली, हम जैसे गरीबों का गुजारा भला इस तरह कैसे होगा महारानी? मेरी तो अपने आदमी से एक दिन भी निभती नहीं। मैं तो उसे घर में घुसने तक नहीं देती। ऐसी खरी खोटी सुनाती हूँ कि उसे छठी का दूध याद आ जाए। रानी वसुधा ने गहरी पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्यों? वह तुझसे नहीं कहेगा कि तू कौन होती है मेरे मामले में बोलने वाली? मेरी मर्जी जो होगी वही करूंगा। तू अपनी रोटी कपड़ा मुझसे लिया कर, मेरी दूसरी बातों से तुझे क्या लेना देना? मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। मुनिया, जो केवल 3 दिन से यहाँ बच्चों को संभालने की नौकरी पर आई थी, पहले कुछ घरों में बर्तन चौका का काम कर चुकी थी, परंतु रानियों से तहजीब से बात करना अभी उसने सीखा नहीं था। उसका पतला सांवला चेहरा ताव से तमतमा उठा। वह तेज स्वर में बोली, जिस दिन उसने ऐसी बात मुंह से निकाली उसके मुंह उखाड़ दूंगी सरकार। वह मेरा गुलाम नहीं तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ? अगर वह मेरा गुलाम है तो मैं उसकी भी मालिक हूँ। मैं खुद खाती नहीं, उसे खिला देती हूँ, क्योंकि वह मर्द है, पल्लेदारी में खूब मेहनत करता है। मैं चाहे फटेहाल रहूं पर उसे पुराने कपड़े नहीं पहनने देती। जब मैं उसके लिए इतना करती हूँ तो उसकी हिम्मत नहीं कि मुझ पर धौंस जमाए। थोड़ा ठहरकर मुनिया ने फिर कहा, घर आदमी इसलिए बनाता है कि बरसात तूफान से बच सके। अगर हर वक्त यह डर लगा रहे कि घर कभी भी गिर जाएगा तो कौन उस घर में रहेगा? उससे तो गन्ने की छांव भली। कल न जाने कहाँ बैठा गाता बजाता रहा। रात 10 बजे घर आया। मैंने उससे रात भर बात तक नहीं की। आखिर वह मेरे पैर पकड़ने लगा, मिन्नतें करने लगा। तब जाकर मुझे उस पर तरस आ गया। यही मेरी कमजोरी है सरकार। मैं उसकी रोती सूरत देख नहीं पाती। इसी वजह से वह कभी कभी सिर चढ़ जाता है। लेकिन अब मैं पक्की हो गई हूँ। अब अगर उसने झगड़ा किया तो या तो वह रहेगा या मैं। क्यों किसी की धौंस सहूं? जो खैरात पर जीता है वही धौंस सहता है। यहाँ तो मैं बराबर की कमाई करती हूँ। रानी वसुधा ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह तुझे बैठाकर खिलाता तब तू उसकी धौंस सहती? मुनिया, जो अब और अधिक गर्म हो चुकी थी, लगभग तुनकते हुए बोली, बैठाकर कोई क्या खिलाएगा सरकार? मर्द बाहर का काम करता है तो औरत भी घर में कम नहीं करती। घर के काम में जो खपत होती है वह दिखाई नहीं देती। बाहर के काम से तो रात को छुट्टी मिलती है, पर घर के काम में रात को भी आराम नहीं मिलता। मुनिया ने नाराज होकर कहा, अगर पुरुष ये सोचे कि मुझे घर में बिठाकर खुद सैर सपाटे करे तो मुझसे ये कभी सहा नहीं जाएगा। इतना कहकर वह राजकुमार को गोद में उठाए बाहर निकल गई। वसुधा ने थकी हुई उदास आंखों से खिड़की की ओर देखा। खिड़की के बाहर हरा भरा बगीचा फैला हुआ था। रंग बिरंगे फूल अपनी आभा बिखेर रहे थे। बगीचे के पीछे एक ऊंचा मंदिर था, जिसका सुनहरा शिखर आकाश को चूमता हुआ सूरज की किरणों से खेल रहा था। मंदिर के पास रंगीन कपड़ों और आभूषणों से सजी महिलाएं पूजा के लिए आ रही थी। मंदिर के दाईं ओर तालाब में खिले कमल सुबह के सुनहरे उजाले में मुस्कुरा रहे थे। कार्तिक के ठंडे सूरज की किरणें जीवन की ऊर्जा लुटाती इधर उधर बिखर रही थी। लेकिन प्रकृति का यह अद्भुत दृश्य वसुधा के मन को तनिक भी सुकून नहीं दे सका। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रकृति उसकी स्थिति पर व्यंग्य कर रही हो। तालाब के किनारे एक टूटा फूटा झोपड़ा जैसे किसी अभागी वृद्धा की तरह अपना दर्द बयां कर रहा था। वसुधा की आंखें भर आईं। बगीचे और फूलों के बीच अकेला खड़ा वह झोपड़ा उसे अपने विलास और ऐश्वर्य से भरे जीवन का साथी लगने लगा। उसके मन में आया वह उस झोपड़े से लिपटकर जी भरकर रो ले। इस भव्य घर में वसुधा को आए हुए 5 साल हो चुके थे। जब वह यहाँ आई थी तो उसने अपने भाग्य को सराहा था। माता पिता के छोटे से असुविधाजनक घर को छोड़कर वह इस विशाल महल में आई थी, जहाँ हर चीज उसके कदमों में बिछी हुई प्रतीत होती थी। उस वक्त उसे धन दौलत ही सब कुछ लगती थी।
पति का प्रेम तब उसके लिए गौण था, लेकिन धीरे धीरे उसकी लालसा केवल धन से पूरी न हो सकी। उसने पति के प्रेम की चाहत में अपने हाथ फैलाए। कुछ दिनों तक उसे लगा कि उसे सब कुछ मिल गया है, लेकिन यह भ्रम अधिक दिन तक नहीं रहा। कुंवर गजराज सिंह सुंदर, बलशाली, शिक्षित और हंसमुख थे। वे प्रेम का दिखावा करना भी बखूबी जानते थे, लेकिन उनके भीतर वह गहराई नहीं थी जो प्रेम को सजीव बना सके। वसुधा का खिलता यौवन और अनुपम सौंदर्य उनके लिए बस मनोरंजन का साधन था। घुड़दौड़, शिकार और सत्य जैसे खेलों ने उनके जीवन में प्रेम को एक कोने में धकेल दिया। धीरे धीरे प्रेम के अभाव ने वसुधा के दिल में खालीपन भर दिया। 2 पुत्रों की मां बनकर भी वसुधा खुश नहीं थी। कुंवर साहब अब 1 महीने से ज्यादा वक्त से शिकार पर गए थे और अभी तक लौटे नहीं थे। ये पहली बार नहीं था। पहले वह हफ्ते भर में लौट आते थे, फिर 2 हफ्तों का सिलसिला शुरू हुआ और अब तो महीनों तक उनकी कोई खबर नहीं आती। साल के 3 महीने यूं ही शिकार के नाम पर बीत जाते। जब शिकार से लौटते तो घुड़दौड़ का सिलसिला शुरू हो जाता। कभी मेरठ, कभी पूना, कभी बंबई तो कभी कलकत्ता। अगर घर पर होते भी तो ज्यादातर समय रईस जादों के साथ गपशप में गुजरता। पति के इस रवैये से वसुधा का दिल भीतर ही भीतर घुलता जा रहा था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। हल्का बुखार अक्सर उसे जकड़े रहता। वह खिड़की के पास बैठी देर तक निर्जीव आंखों से बाहर देखती रही, फिर जैसे किसी दृढ़ निर्णय के साथ उठी और टेलीफोन की ओर बढ़ गई। उसने रियासत के मैनेजर से पूछा, कुंवर साहब का कोई पत्र आया? दूसरी तरफ से आवाज आई, जी हाँ, उनका खत आया है। उन्होंने एक बड़ा शेर मारा है। वसुधा ने तमतमाते स्वर में कहा, मैंने ये नहीं पूछा, उन्होंने लौटने के बारे में कुछ लिखा है? जवाब मिला, इस बारे में कुछ नहीं लिखा। वसुधा ने पूछा, वहां से उनका पड़ाव कितनी दूर है? यहाँ से 200 मील से कम नहीं होगा। पीलीभीत के जंगलों में शिकार चल रहा है। वसुधा ने तुरंत कहा, मेरे लिए 2 मोटरों का इंतजाम कराइए, मैं आज ही वहां जाना चाहती हूँ। कुछ मिनट बाद फोन से जवाब आया, 1 मोटर तो वो साथ ले गए हैं, दूसरी हाकिम जिला के बंगले पर भेजी गई है, तीसरी बैंक के मैनेजर के पास है और चौथी की मरम्मत चल रही है। वसुधा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीख पड़ी, किसके आदेश से बैंक मैनेजर और हाकिम जिला को मोटरें दी गई? आप उन्हें वापस बुलाइए, मैं आज हर हाल में जाऊंगी। जवाब आया, ये मोटरें पहले भी भेजी जाती रही हैं, इसलिए मैंने भेज दी, लेकिन अब आप कह रही हैं तो मंगवा लेता हूँ। वसुधा ने फोन रखते ही सफर की तैयारी शुरू कर दी। इस गुस्से में उसने अपने जीवन को नया मोड़ देने का फैसला कर लिया था। वह जानती थी, परित्यक्ता की तरह तिल तिल मरना उसके स्वभाव में नहीं है। उसने तय किया कि वह कुंवर साहब से जाकर साफ साफ कहेगी, अगर आप सोचते हैं कि मैं आपकी दौलत की गुलाम बनकर रहूंगी तो यह आपकी गलतफहमी है। यह सब आपको मुबारक हो। मेरा अधिकार आपकी दौलत पर नहीं बल्कि आप पर है। अगर आप मुझसे दूर होना चाहते हैं तो मैं आपसे और भी दूर चली जाऊंगी। इन विचारों का बवंडर उसके मन में उठ रहा था जब दरवाजे पर डॉक्टर साहब की आवाज आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वसुधा ने अपनी आवाज को संयत करते हुए कहा। डॉक्टर साहब, आज माफ करें, मैं पीलीभीत जा रही हूँ। डॉक्टर ने विस्मय से कहा, आप पीलीभीत जा रही हैं? आपका ज्वर और बढ़ सकता है। इस हालत में मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दूंगा। वसुधा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, चढ़े तो चढ़े, मुझे इसकी परवाह नहीं। वृद्ध डॉक्टर पर्दा हटाकर भीतर आ गया और वसुधा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लाइए, मैं आपका तापमान जांच लूं। अगर तेज बुखार हुआ तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। वसुधा ने दृढ़ता से कहा, तापमान जांचने की कोई जरूरत नहीं, मैंने जो तय किया है वो पक्का है। डॉक्टर ने सलाह दी, स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपका सबसे बड़ा दायित्व है। वसुधा हल्की मुस्कान के साथ बोली, चिंता न करें, इतनी जल्दी मरने का इरादा नहीं है, और अगर कभी बीमारी का इलाज मौत ही हो तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर ने 2-3 बार और आग्रह किया, लेकिन जब देखा कि वसुधा के मन में कोई परिवर्तन नहीं है तो सिर हिलाते हुए बाहर चला गया। रेल से जाने पर आखिरी स्टेशन से 10 कोस का सुनसान जंगली रास्ता तय करना पड़ता था। यही वजह थी कि कुंवर साहब हमेशा मोटर से ही सफर करते थे। वसुधा ने भी उसी मार्ग से जाने का निर्णय किया। रात के 10 बजते बजते दोनों मोटरें आ गईं।
ड्राइवरों पर अपनी नाराजगी उतारते हुए वसुधा ने कहा, अगर आगे से मेरे आदेश के बिना मोटर कहीं ले गए तो उसका किराया तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगी। ये क्या मजाक है? घर में सुविधाओं के लिए मोटरें रखी हैं, न कि दूसरों की सेवा के लिए। जिसे मोटर की सवारी का शौक हो वो अपनी मोटर खरीदे। ये हलवाई की दुकान थोड़ी है जहां फ्री में सबको मिठाई बांटी जाए। जब मोटर चलने लगी तो दोनों बच्चे कुनमुनाए, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि माँ हुआ शेर को मारने जा रही है तो उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। वसुधा ने सुबह से बच्चों को प्यार नहीं किया था। मन ही मन उसने सोचा, मैं ही क्यों हमेशा इन्हें दुलार करूं? क्या इन्हें दुलारने की जिम्मेदारी केवल मेरी है? परंतु जब घर से निकलने का समय आया तो माँ का दिल पसीज गया। उसने दोनों बच्चों को बारी बारी से गोद में लिया, चूमा, प्यार किया और वादा किया कि वह जल्दी ही लौट आएगी। रास्ते में बच्चों की याद बार बार उसे सताने लगी। जब भी कोई गांव आता और छोटे छोटे बच्चे मोटर की आवाज सुनकर घरों से बाहर दौड़ पड़ते, सड़क किनारे खड़े होकर ताली बजाते, तो वसुधा का दिल करता कि उन्हें गोद में उठाकर दुलार ले। मोटर जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से वसुधा का मन बीते हुए लम्हों की ओर उड़ान भर रहा था। दिल कई बार चाहता वापस लौट जाऊं। जब उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है तो मैं क्यों उनकी चिंता में अपनी जान गंवाऊं? चाहे वो आए चाहे ना आए। मगर पति से आमने सामने दो टूक बात करने का मोह ऐसा था कि वह खुद को रोक नहीं सकी। सारा शरीर थकावट से टूट चुका था, बुखार ने भी घेर लिया था और सिर जैसे किसी हथौड़े की मार सह रहा था। बावजूद इसके उसकी दृढ़ता ने हर बाधा को दबा दिया और वह आगे बढ़ती रही। आखिरकार जब वह रात के 10 बजे उस सुनसान जंगल के डाक बंगले में पहुंची तो उसका बदन मानो चेतना खो चुका था। तेज बुखार से तपती हुई वह बेसुध हो गई। आवाज सुनते ही कुंवर साहब बाहर आए और चौंक कर बोले, तुम यहाँ कैसे आ गईं? सब कुशल है ना? शोफर पास आकर बोला, रानी साहब आई हैं हुजूर, रास्ते में बुखार चढ़ गया, बेहोश है। कुंवर साहब ने वहीं खड़े खड़े सख्त लहजे में पूछा, तो तुम इन्हें वापस क्यों नहीं ले गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कोई वैद्य हकीम नहीं है? शोफर झेपते हुए बोला, हुजूर, वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी। मैं क्या करता? कुंवर साहब ने गुस्से में कहा, चुप रहो, बहाने मत बनाओ। तुमने सोचा होगा कि यहाँ शिकार का मजा लेंगे और आराम करेंगे, लेकिन तुमने शायद उनसे वापस चलने को कहा ही नहीं होगा। शोफर हड़बड़ाया, हुजूर, मैंने कहा तो था, लेकिन वो मुझे डांटने लगी। कुंवर साहब ने तीखी निगाहों से उसे देखा। बस अब चुप रहो, मुझे तुम्हारी हरकतें पता है। अभी इसी वक्त मोटर लेकर वापस जाओ। और साथ कौन कौन है? शोफर ने धीमे स्वर में कहा, एक मोटर पर बिस्तर और कपड़े हैं, दूसरी पर रानी साहब खुद। और कोई नहीं? हुजूर, मैं तो आपके हुक्म का ताबेदार हूं। चुप रहो। चिल्लाते हुए कुंवर साहब वसुधा के पास पहुंचे। उन्होंने धीरे से पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। जब उनका हाथ वसुधा के माथे पर गया तो लगा जैसे आग का गोला छू लिया हो। उस तपन ने उनके भीतर का सारा गुस्सा खींच लिया। तेजी से बंगले में जाकर सो रहे लोगों को जगाया, पलंग बिछवाया और बेहोश वसुधा को अपनी गोद में उठाकर अंदर लाए। उसे पलंग पर लेटाकर उसके सिरहाने खड़े हो गए। उनकी आंखों ने वसुधा के धूल और पसीने से सने चेहरे और बिखरे हुए बालों में ऐसा प्रेम देखा जो उनकी कठोरता को पिघला गया। अब तक कुंवर साहब ने वसुधा को बस एक सजधज में मग्न रहने वाली महिला के रूप में देखा था, जिसे उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं। मगर आज उस धूल और पसीने में लिपटी हुई वसुधा के चेहरे पर उन्हें पहली बार उसकी स्त्रैण कोमलता और अंदरूनी लालसा का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे एक पक्षी जिसने आजादी के आनंद में पंख फैलाए थे, अब पिंजरे के पास आकर उसे खोलने की उम्मीद में फड़फड़ा रहा हो। रसोइया आकर बोला, हुजूर, सरकार अकेली आई है? कुंवर साहब ने नरम आवाज में कहा, हाँ, अकेली ही। इतने सारे लोग हैं, किसी को भी साथ नहीं लाई। आराम से रेलगाड़ी से आ सकती थी, यहाँ से मोटर भेज दी जाती, मगर क्या करें, मन का मामला है। बुखार ऐसा है कि माथे पर हाथ रखना मुश्किल है। जरा पानी गर्म करो और कुछ खाने को बना लो। रसोइये ने मन ही मन सोचा, ठकुर सुहाती में ही सरकार ने इतनी लंबी दौड़ लगवा दी, सारा दिन बेकार हो गया। कुंवर साहब ने वसुधा के सिर के नीचे
तकिया ठीक करते हुए कहा, हम लोगों का तो कचूमर ही निकल जाता है, 2 दिन तक कमर सीधी नहीं होती, और इनकी बात ही अलग है, ऐसी बेहुदा सड़क कहीं नहीं होगी। ये कहते हुए उन्होंने शीशी से तेल निकाला और वसुधा के सिर में मालिश करने लगे। वसुधा का बुखार पूरे 21 दिनों तक नहीं उतरा। घर के डॉक्टर बुलाए गए। बच्चे, नौकर चाकर सभी जंगल में इकट्ठा हो गए। मानो जंगल में ही एक छोटा सा उत्सव हो गया। खाट पर पड़ी वसुधा कुंवर साहब की सेवा में एक अनोखे सुख और संतोष का अनुभव कर रही थी। जो व्यक्ति दोपहर तक सोने का आदी था, वह अब सुबह जल्दी उठकर उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता। स्नान और भोजन के लिए मुश्किल से थोड़ी देर का समय निकालता, फिर आकर वहीं बैठ जाता। ये सब उनके लिए किसी तपस्या से कम न था। हालांकि वसुधा का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर अब भी स्वास्थ्य की वह चमक नहीं थी। कुंवर साहब कुछ चिंतित और व्यस्त से रहने लगे थे। एक दिन वसुधा ने कहा, तुम इन दिनों शिकार पर क्यों नहीं जाते? मैं तो यहाँ शिकार खेलने ही आई थी, लेकिन न जाने कैसी अशुभ घड़ी में चली कि तुम्हें इतनी सेवा करनी पड़ी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो। कुंवर साहब ने एक पल के लिए ठहर कर सोचा। इतने दिनों में शिकार का तो ख्याल तक नहीं आया, न ही इस बारे में कभी कोई चर्चा हुई। शिकार खेलने वाले दोस्तों का आना जाना भी बंद हो चुका था। एक बार किसी शिकारी ने शेर का जिक्र छेड़ा था। कुंवर साहब ने उसे ऐसी कड़वी निगाहों से घूरा कि वह तुरंत चुप हो गया। इस वक्त उनकी दिलचस्पी केवल वसुधा के पास बैठकर उसका मन बहलाने, उसकी देखभाल करने और उसकी दवा पथ्य बनाने में थी। उनके पहले का भोग विलास वाला जीवन इस सख्त परिस्थितियों के आगे मानो पूरी तरह समाप्त हो गया था। कुंवर साहब वसुधा की हथेली पर उंगलियों से रेखाएं खींचने में खोए हुए थे। अगर यही शिकार की बात किसी और के मुंह से सुनते तो फिर उसी तीखी नजरों से देखते, लेकिन जब वसुधा ने शिकार का जिक्र किया तो उनके दिल को चोट पहुंची। उन्हें यह महसूस हुआ कि वसुधा उन्हें अब भी शिकार का दीवाना समझती है। हल्के कटु स्वर में बोले, हाँ, इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा शिकार का? वसुधा ने फिर आग्रह किया। मैं अब सचमुच ठीक हूँ, देखो ना, आईने की तरफ इशारा करते हुए। अब मेरे चेहरे पर वह पीलापन नहीं है। तुम ही बीमार जैसे दिख रहे हो, जरा बाहर जाओ, शिकार पर चलो, मन बहल जाएगा। बीमार के पास बैठे रहने से आदमी सच में बीमार हो जाता है। ये बात साधारण थी, लेकिन कुंवर साहब को वह तीर की तरह चुभी। उन्होंने कई बार सोचा था कि अगर वह शिकार के पीछे इतने पागल न होते तो वसुधा यहाँ क्यों आती और क्यों बीमार पड़ती। यह ख्याल उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इस वक्त वह कुछ भी न बोले, चुपचाप फिर से वसुधा की हथेली पर रेखाएं बनाने लगे। वसुधा ने उसी सहजता से कहा, इस बार तुमने क्या क्या शिकार के तोहफे जमा किए हैं? मंगवाओ, मुझे दिखाओ। उनमें से जो सबसे अच्छा होगा मैं ले लूंगी, और अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ शिकार खेलने चलूंगी। बोलो, ले चलोगे ना? बहाने मत बनाना, मैं नहीं मानने वाली। कुंवर साहब को अपने शिकारी तोहफे दिखाने का शौक था। उनके पास सैकड़ों खालें जमा थी। कई कमरे तो बस खालों से ही सजे हुए थे। फर्श, कुर्सियां, मोढ़े सब खालों के बने हुए। बाघंबरों के सूट तक बनवा रखे थे, जिन्हें शिकार पर पहनते थे। इस बार भी उन्होंने बहुत सी सींग, पंजे और खालें जमा कर रखी थी। उन्होंने सोचा वसुधा को ये चीजें दिखाने से शायद उसका मन बहल जाएगा, लेकिन डरते भी थे कि कहीं उनकी उत्सुकता वसुधा को नागवार न गुजरे। इसलिए पहले आदमियों को पर्दे के पीछे खड़ा किया और अकेले ही चीजें लेकर वसुधा के पास पहुंचे। वसुधा ने मुस्कुराकर पूछा, चीजें लाए भी हो या बस यूं ही डर रहे हो? डॉक्टर साहब कहीं आसपास ना हो, इसलिए बहुत सावधानी बरती गई थी। डॉक्टर ने पहले ही यह हिदायत दी थी कि पढ़ने लिखने से पूरी तरह बचा जाए। फिर भी तोहफे आते रहे। कुंवर साहब ने एक एक करके उपहार निकाले और बड़े जोश के साथ दिखाने लगे। वसुधा के चेहरे पर हफ्तों बाद एक अनोखी चमक और खुशी उभर आई, मानो किसी बच्चे को मेले का अद्भुत तमाशा दिखा दिया गया हो। बीमारी के बाद इंसान अक्सर बच्चों जैसा भोला, जिद्दी और अधीर हो जाता है। जो किताबें पहले उबाऊ लगती थी, वही अब बेहद दिलचस्प लगने लगती है। वसुधा एक नई उमंग और उल्लास की अनुभूति में खो गई। चीतों की खालें थी, बाघों की खालें, मृगों की और शेरों की खालें भी।
वसुधा हर एक खाल को नई उत्सुकता के साथ देखती, जैसे कोई बायोस्कोप का अद्भुत दृश्य देख रही हो। कुंवर साहब ने हर तोहफे के पीछे की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि जानवरों को कैसे मारा गया, किस तरह की चुनौतियां आई और किस प्रकार का हुनर इस्तेमाल हुआ। पहले गोली कहाँ लगी, ये सब बड़े दिलचस्प अंदाज में सुनाया। वसुधा मंत्रमुग्ध होकर उनकी बात सुन रही थी, जैसे किसी असाधारण कविता या संगीत का आनंद ले रही हो। ऐसा जीवंत और प्रेरणादायक आनंद उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सबसे आकर्षक खाल एक शेर की थी। वसुधा ने उसी खाल को चुन लिया। वह खाल कुंवर साहब के लिए सबसे अनमोल थी, जिसे वे अपने कमरे में सजाकर रखते थे। उन्होंने कहा, तुम बाघ की खाल ले लो, ये इतनी खास नहीं है। वसुधा ने खाल को अपनी ओर खींचते हुए जवाब दिया, आपकी सलाह नहीं चाहिए, मैं वही लूंगी जो आपको सबसे खराब लगे। कुंवर साहब ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम वही ले लो, मैंने तो तुम्हारे लिए ही कहा था, मैं फिर से ऐसी खाल ले आऊंगा। वसुधा मुस्कुराई और बोली, तो आप मुझे चकमा क्यों दे रहे थे? कुंवर साहब ने मजाक में जवाब दिया, चकमा कौन दे रहा था? वसुधा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अब सच सच बताइए कि यह सबसे सुंदर खाल है या नहीं? कुंवर साहब ने हार मानते हुए कहा, ये कसम खाने की क्या जरूरत? अगर ऐसी लाखों खालें होती तो सब तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर देता। जब शिकारी खालें लेकर चला गया तो कुंवर साहब ने कहा, मैं इस खाल पर काले ऊन से अपना समर्पण लिख दूंगा। वसुधा थकी हुई पलंग पर लेट गई और बोली, अब मैं भी शिकार पर जाऊंगी। उसके मन में एक ख्याल कौन था कि वह भी शेर मारेगी और उसकी खाल पति को भेंट करेगी। उस खाल पर लाल ऊन से लिखा जाएगा, प्रियतम, आपकी रोशनी से अंधकार मिट गया। शिकार की कहानियां सुनने का वसुधा को जैसे चस्का लग गया। कुंवर साहब को बार बार अपने रोमांचक अनुभव सुनाने पड़े और वसुधा का सुनने का मन ही नहीं बढ़ता था। अब तक कुंवर साहब की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उनके सुख दुख, आशा निराशा और जीवन के संघर्ष वसुधा से परे थे। वसुधा को उनके जीवन के इन पहलुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की उदासीनता थी। कुंवर साहब भी अपने इस अलग संसार की बातें वसुधा से छिपाकर रखते थे, लेकिन अब वसुधा जैसे उनके जीवन में एक चमकदार रोशनी बनकर उतर आई थी, मानो किसी वरदान की देवी ने अवतार लिया हो। एक दिन वसुधा ने आग्रह किया, मुझे भी बंदूक चलाना सिखाइए। डॉक्टर साहब से इजाजत लेने में देर नहीं हुई। वसुधा अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। शुभ मुहूर्त में कुंवर साहब ने उसे निशानेबाजी की दीक्षा दी। इसके बाद तो वसुधा जैसे निशानेबाजी की दीवानी हो गई। जब देखो वह पेड़ों की छांव में खड़ी अभ्यास कर रही होती और कुंवर साहब बड़े गर्व से उसकी परीक्षा ले रहे होते। जिस दिन वसुधा ने पहली चिड़िया मारी, कुंवर साहब खुशी से झूम उठे। नौकरों को इनाम दिया गया, ब्राह्मणों को दान किया गया। उस खुशी के पल को हमेशा यादगार बनाने के लिए उस चिड़िया की मम्मी बनाकर रख ली गई। वसुधा के जीवन में अब एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग और एक नई आशा का संचार हो गया था। उसका हृदय अब अशुभ कल्पनाओं से घिरा हुआ नहीं था। अब उसमें आत्मविश्वास था, शक्ति थी और उत्साह था। कई दिनों के बाद वसुधा की तमन्ना पूरी हुई। कुंवर साहब ने उसे साथ लेकर शिकार पर जाने की हामी भरी। यह शिकार मामूली नहीं था, शेर का शिकार, और वह भी ऐसा शेर जिसने पूरे महीने से आसपास के गांवों में दहशत मचा रखी थी। रात का समय था। चारों ओर ऐसा गहन अंधकार फैला था मानो धरती उसकी भारी चादर के नीचे दबकर करा रही हो। कुंवर साहब और वसुधा एक ऊंची मचान पर बंदूकें लिए दम साधे बैठे थे। शेर बेहद चालाक और खतरनाक था। पिछली ही रात उसने खेत में सोते हुए एक आदमी को मचान से खींचकर मार डाला था। उसकी चतुराई से लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते थे। मचान इतना ऊंचा था कि शेर वहां तक छलांग नहीं लगा सकता था, लेकिन उसने देखा कि आदमी मचान पर बाहर की ओर सिर के सो रहा था। चालाक शेर पास के गांव से एक लंबा बांस उठा लाया। बांस के सिरे को उसने अपने दांतों से कुचलकर कच्चा कर लिया और उसे आदमी के बालों में फंसाने लगा। वह जानता था कि बाल बांस में उलझेंगे और एक झटके में आदमी नीचे गिर जाएगा। इसी खूंखार शिकारी शेर की घात में वसुधा और कुंवर साहब बैठे थे। मचान से कुछ दूरी पर एक भैंसा बांध दिया गया था और दोनों शेर के आने का इंतजार कर रहे थे।
कुंवर साहब शांत और स्थिर थे, लेकिन वसुधा का दिल तेजी से धड़क रहा था। जरा सा भी पत्ता खड़खड़ाता तो वसुधा डरकर सहम जाती और बंदूक सीधी करने के बजाय कुंवर साहब से जा चिपकती। कुंवर साहब बीच बीच में उसे डांडस बंधाते और कहते, ज्यों ही शेर भैंसे पर आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, तुम्हारी गोली चलाने की नौबत ही नहीं आएगी। वसुधा ने हल्के सिहरते हुए पूछा, और अगर निशाना चूक गया तो क्या वह छलांग नहीं लगाएगा? कुंवर साहब ने शांत स्वर में उत्तर दिया, फिर दूसरी गोली चलेगी। तीनों बंदूकें भरी हुई और तैयार हैं। तुम्हारा मन तो नहीं घबराता? वसुधा ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि पहला निशाना मेरा हो। इतने में पत्तों में हलचल हुई। वसुधा डरकर झट से कुंवर साहब के कंधों से लिपट गई। कुंवर साहब ने उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, दिल मजबूत करो प्रिय। वसुधा ने झेंपते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं डरती नहीं, बस जरा चौंक गई थी। अचानक भैंसे के पास दो लाल चिंगारियों जैसी आंखें चमकी। कुंवर साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबाकर इशारा किया और सतर्क हो गए। जैसे ही शेर भैंसे के पास आया, कुंवर साहब ने निशाना साधा कर गोली चलाई, पर निशाना चूक गया। दूसरी गोली चलाई गई, जिसने शेर को घायल तो कर दिया, लेकिन वह गिरा नहीं। शेर क्रोध में पागल होकर ऐसी दहाड़ मारी कि वसुधा का दिल जैसे रुकने को था। कुंवर साहब तीसरी गोली चलाने की तैयारी कर रहे थे, तभी शेर ने जोर से मचान पर छलांग लगाई। शेर के अगले पंजों के झटके से मचान इतनी जोर से हिला कि कुंवर साहब बंदूक समेत नीचे गिर पड़े। यह बेहद खतरनाक पल था। अगर एक पल की भी देरी होती तो कुंवर साहब का बच पाना असंभव था। शेर की जलती हुई आंखें वसुधा के सामने चमक रही थी। उसकी दुर्गंध भरी सांस वसुधा के चेहरे तक आ रही थी। हाथ पांव सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन इस संकट ने वसुधा की नसों में जैसे बिजली भर दी। उसने तुरंत बंदूक संभाली। शेर और उसके बीच महज 2 हाथ का फासला था। शेर जैसे ही छलांग मारने वाला था, वसुधा ने बंदूक की नली उसकी आंखों में घुसाई और ट्रिगर दबा दिया। धाए! गोली चली और शेर के पंजे ढीले पड़ गए। वह नीचे गिर पड़ा, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। शेर वहीं गिरा था जहां कुंवर साहब भी गिरे पड़े थे। शायद उन्हें गहरी चोट आई हो। अगर शेर में अभी जान बाकी है तो वो कुंवर साहब पर हमला कर सकता है। वसुधा की धड़कनें तेज थी, लेकिन उसके हाथों में गजब की ताकत आ गई थी। वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठी थी। उसकी चेतना जैसे मूर्छा में बदल गई थी, लेकिन वही उसकी ताकत बन गई। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि शेर उठने की कोशिश कर रहा था। वसुधा ने फिर से बंदूक उठाई और शेर के सिर पर एक और गोली दागी। इसके बाद वह तुरंत रिवॉल्वर लेकर नीचे कूद पड़ी। शेर जोर से गुर्राया, लेकिन अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वसुधा ने शेर के मुंह के पास रिवॉल्वर से गोली दाग दी। कुंवर साहब संभल कर खड़े हुए और तेजी से दौड़कर वसुधा को अपनी छाती से लगा लिया। लेकिन यह क्या? वसुधा बेहोश हो गई थी। भय ने जैसे उसके प्राणों को जकड़ लिया था और उसके आत्मसंरक्षण में मदद की थी। लेकिन जैसे ही वह डर थमा, मूर्छा ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। 3 घंटे बाद जब वसुधा को होश आया तो उसकी चेतना अब भी उसी खतरनाक पल के साए में थी। उसने धीरे धीरे डरते हुए आंखें खोली। कुंवर साहब ने नरम आवाज में पूछा, कैसा लग रहा है प्रिय? वसुधा ने उनकी तरफ देखते हुए फौरन अपने दोनों हाथों का घेरा बनाकर कहा, वहां से हट जाओ, कहीं झपट न पड़े। कुंवर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वह शेर तो कब का ठंडा हो चुका है, बरामदे में पड़ा है। इतना विशाल और खौफनाक सिंह मैंने पहले कभी नहीं देखा। वसुधा ने घबराते हुए पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कुंवर साहब बोले, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुमने क्यों कूदने की हिम्मत की? तुम्हारे पैरों में गहरी चोट आई होगी। ये सच में हैरानी की बात है कि तुम बच कैसे गई। इतनी ऊंचाई से तो मैं भी कभी नहीं कूद सकता। वसुधा ने विस्मित होकर कहा, मैंने कूदा? मुझे याद नहीं। शेर मचान पर आया, ये तक तो याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। कुंवर साहब भी हैरत में थे। उन्होंने कहा, वाह, तुमने उस पर 2 गोलियां चलाई। जब वह नीचे गिरा तो तुम भी कूद पड़ी और उसके मुंह में रिवॉल्वर की नली घुसा दी। वहीं वह ठंडा पड़ गया। बड़ा डीठ जानवर था। अगर तुम चूक जाती तो वह नीचे आते ही मुझ पर हमला करता। मेरे पास तो छुरी तक नहीं थी। बंदूक भी हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी।
अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारे हौसले की वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तुमने सचमुच मुझे जीवन दान दिया। दूसरे दिन सुबह उन्होंने वहां से कूच किया। वह घर जो कभी वसुधा को काटने को दौड़ता था, अब उसे जैसे अपने आगोश में समेटे हुए था। हर चीज जैसे उसका स्वागत कर रही थी। जिन नौकरों और नौकरानियों से वह महीनों से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, उनसे आज हंस हंस कर हालचाल पूछ रही थी और गले मिल रही थी, मानो अपनी पिछली बेरुखी का प्रायश्चित कर रही हो। संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण सागर में अपनी नौका खेता हुआ चला जा रहा था। वसुधा खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठकर सामने का दृश्य देखने लगी। उस दृश्य में आज जीवन था, विकास था, उन्माद था। केवट का वह सोना झोपड़ा भी आज कितना सुहावना लग रहा था। प्रकृति में मोहिनी भरी हुई थी। मंदिर के सामने मुनिया राजकुमारों को खिला रही थी। वसुधा के मन में आज कुलदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, जो बरसों से पड़ी सो रही थी। उसने पूजा के सामान मंगवाए और पूजा करने चली। आनंद से भरे भंडार से अब वह कुछ दान भी कर सकती थी। जलते हुए हृदय से ज्वाला के सिवा और क्या निकलती। उसी वक्त कुंवर साहब आकर बोले, अच्छा, पूजा करने जा रही हो? मैं भी वहीं जा रहा था। मैंने एक मनौती मान रखी है। वसुधा ने मुस्कुराती हुई आंखों से पूछा, कैसी मनौती है? कुंवर साहब ने हंसकर कहा, ये ना बताऊंगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। हमारे अंग्रेजी मित्र इसे स्वीकार करें या न करें, लेकिन मैं दृढ़ता से कहूंगा कि गुल्ली डंडा सभी खेलों का बेताज बादशाह है। आज भी जब कभी बालकों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो दिल मचल उठता है कि उनके संग जाकर बचपन का वही आनंद पुनः जी लूं। न मैदान की आवश्यकता, न कोर्ट की, न जालों की, और न ही किसी महंगी थाती की। किसी पेड़ की एक साधारण सी टहनी काटी, गुल्ली बना ली और बस दो साथी मिलते ही खेल आरंभ हो गया। विदेशी खेलों की सबसे बड़ी कमी यह है कि वे जेब पर भारी पड़ते हैं। कम से कम 100 रुपए खर्च किए बिना तो खिलाड़ी बनने की सोचना भी व्यर्थ है। वही गुल्ली डंडा है जो बिना किसी खर्च के आनंद का सागर बहा देता है। लेकिन अंग्रेजी खेलों के प्रति हमारी दीवानगी ने हमारी भारतीय विरासत से हमारी रुचि छीन ली है। आज स्कूलों में खेल शुल्क के नाम पर हर बच्चे से 3-4 रुपए सालाना वसूले जाते हैं। किसी को यह विचार नहीं आता कि क्यों न बच्चों को भारतीय खेल सिखाए जो एकदम निःशुल्क और सहज हैं। अंग्रेजी खेल उन्हीं के लिए है जिनके पास साधन संपन्नता है। गरीब बच्चों के कंधों पर इस महंगे शौक का बोझ क्यों डाला जाए? यदि गुल्ली डंडा में आंख घायल होने का खतरा है, तो क्या क्रिकेट में सिर फटने, हड्डी टूटने या तिल्ली फटने का भय नहीं है? मेरे माथे पर गुल्ली का निशान आज भी मौजूद है, लेकिन मेरे कई मित्र ऐसे भी हैं जिन्हें क्रिकेट की वजह से बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। ये तो सबकी अपनी अपनी रुचि की बात है। मेरे लिए तो गुल्ली डंडा हमेशा से सबसे प्यारा खेल है और बचपन की मधुरतम स्मृतियों में यह खेल शीर्ष पर है। सुबह सुबह घर से निकल पड़ना, पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना, गुल्ली और डंडे तैयार करना, वह उमंग, वह खिलाड़ियों की टोली, वह पदने और पदाने का उत्साह, छोटे मोटे झगड़े और वह सादगी भरा जीवन, इन सब में अमीरी गरीबी, जाति धर्म का कोई भेद नहीं होता था। ये खेल दिखावे और अहंकार से बिल्कुल परे था। घर वालों की नाराजगी, पिताजी का चौके पर बैठकर रोटियों पर अपना गुस्सा निकालना, माँ का द्वार तक आकर झल्लाना, सब कुछ मेरे लिए गौण हो जाता था। मैं तो बस पदाने में मस्त था। न नहाने की सुध थी, न खाने की। गुल्ली छोटी सी थी, पर उसमें मिठास थी किसी दिव्य मिठाई की, और आनंद था किसी बड़े तमाशे का। मेरे दोस्तों में गया नाम का एक लड़का था, मुझसे करीब 2-3 साल बड़ा होगा। पतला दुबला, लंबी लंबी उंगलियां और बंदरों जैसी फुर्ती। गुल्ली चाहे जैसी हो, उसे इस तरह झपटता जैसे छिपकली किसी कीड़े पर टूट पड़ी हो। उसके माँ बाप कौन थे ये तो पता नहीं, न ये मालूम कि वह कहाँ रहता और क्या खाता था। लेकिन हमारे गुल्ली डंडा क्लब का नायक वही था। जिसकी तरफ वह खड़ा हो जाए उसकी जीत पक्की। जब भी वह दूर से आता दिखता, हम सब दौड़कर उसका स्वागत करते और अपनी टीम में शामिल कर लेते। एक दिन मैं और गया अकेले ही खेल रहे थे। वह पदाने में जुटा था और मैं पद रहा था। मगर सच कहूं
पदने में कोई मजा नहीं। पदाना तो जैसे पूरा दिन बीत सकता है, पर पदना बस 1 मिनट में बोरियत शुरू। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की कि इस काम से पीछा छोड़ा लूं। जो भी तरीके ऐसे समय पर उपयुक्त समझे जाते हैं, उन सब का सहारा लिया, लेकिन गया तो अपनी जिद पर अड़ा था। जब तक अपना दांव न ले ले, वह पीछा छोड़ने वाला नहीं था। थक कर मैं घर की तरफ भागा। न विनती काम आई, न तर्क। गया ने दौड़कर मुझे पकड़ लिया और डंडा तानते हुए बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े शेर बनते हो, अब पदने की बारी आई तो भाग रहे हो। तुम दिन भर पदाओ तो क्या मैं भी दिन भर पदता रहूं? मैंने तुनक कर पूछा। हाँ, दिन भर पदना पड़ेगा। गया ने ठान लिया। न खाना खाने जाऊं, न पानी पीने। बिल्कुल, जब तक मेरा दाम न दोगे कहीं नहीं जा सकते। क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं? हाँ, अभी तो मेरे गुलाम हो। मैं घर जा रहा हूं, देखता हूं क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? दाव दिया है तो दाव लेकर ही जाओगे। मैंने पलट कर कहा, अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वो लौटा दो। वो तो पेट में चला गया, उसने बेपरवाही से कहा। निकालो पेट से। मेरा अमरूद क्यों खाया तुमने? तुमने दिया तब खाया, मैं तो मांगने नहीं गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे, मैं तुम्हारा दाव नहीं दूंगा। मैं समझता था कि सच्चाई मेरी तरफ है। आखिर मैंने अमरूद भी किसी स्वार्थ से ही दिया होगा। कौन किसी के लिए स्वार्थ कुछ करता है? दीक्षा भी स्वार्थवश दी जाती है। गया ने मेरा अमरूद खा लिया तो अब उसका दाम लेने का क्या अधिकार? 5 पैसे का अमरूद था, जो गया के बाप तक के बस में ना होता। ये तो सीधा सीधा अन्याय था। गया ने मेरी कलाई खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं कुछ नहीं जानता। मुझे लगता था कि सच्चाई मेरी तरफ है, जबकि गया अपनी बात पर अड्डा था। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह छोड़ने को तैयार नहीं। झगड़ा बढ़ गया। मैंने गाली दी, उसने भी दी, और गाली ही नहीं, उसने मुझे जोर का छांटा जड़ दिया। मैंने गुस्से में उसे दांत काट लिया। उसने गुस्से से मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। दर्द से मैं रोने लगा, लेकिन रोना उसके सामने मेरे लिए एक हथियार था, और वह इस वार का सामना न कर सका। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले, चोट का दर्द भुला दिया और मुस्कुराता हुआ घर की तरफ भाग गया। थोड़ी ही देर बाद मन में कहीं यह ख्याल आ गया कि मैं, जो थानेदार का बेटा हूँ, एक साधारण जात के लड़के के हाथों पीट गया। ये सोचकर अपमान का एहसास हुआ, लेकिन घर जाकर किसी से शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई। इसी दौरान पिताजी का तबादला हो गया। नई जगह देखने की खुशी में मैं इतना मगन था कि दोस्तों से बिछुड़ने का कोई खास दुख नहीं हुआ। पिताजी और माँ दोनों उदास थे। पिताजी को यहाँ अच्छी आमदनी होती थी और माँ को मोहल्ले की औरतों से अपनापन सा हो गया था। लेकिन मेरे लिए यह एक रोमांचक मौका था। मैं दोस्तों में अपनी शेखी बघार रहा था कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के घर आसमान को छूते हैं। वहाँ के स्कूलों में मास्टर हाथ लगाए तो जेल हो जाती है। दोस्त बड़े हैरान होकर सुन रहे थे। उनकी आंखों की जलन और मन की ईर्ष्या साफ झलक रही थी। उनके चेहरे जैसे कह रहे हों, भाई तू तो किस्मत वाला है, जा, हमें तो यही गांव नसीब है, यही जीना है, यही मरना है। 20 साल बीत गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और नौकरी करते हुए उसी जिले के दौरे पर पहुंचा। पुराने कस्बे में कदम रखते ही बचपन की मीठी यादें दिल में उमड़ पड़ी। डाक बंगले में सामान रखा और छड़ी लेकर कस्बे की गलियों में निकल पड़ा। पुराने खेल मैदान और यादों के टुकड़े ढूंढती मेरी आंखें हर कोने में उन दिनों की झलक देखना चाह रही थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। जहां खंडहर हुआ करते थे वहां बड़े बड़े मकान खड़े थे। जहां बरगद का विशाल पेड़ था वहां खूबसूरत बगीचा बन चुका था। नाम और जगह तो वही थे, लेकिन कस्बे की शक्ल पहचानने लायक नहीं रही। मन किया वहां की मिट्टी से लिपट कर रो और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हें पहले जैसा देखना चाहता हूं। इसी सोच में डूबा था कि एक खुली जगह पर नजर पड़ी। वहां 2-3 बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। एक पल के लिए मैं भूल गया कि मैं अब बड़ा अफसर हूं। मैं अपनी औपचारिकता और रुतबा भूलकर सीधा बच्चों के पास पहुंच गया। एक लड़के से पूछा, अरे बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा संभालते हुए थोड़ी घबराई आवाज में पूछा। कौन गया? गया चमार, मैंने हल्के अंदाज में कहा।
हाँ हाँ वही, कोई है गया नाम का आदमी यहाँ? है तो उसे बुला सकते हो। लड़का तेजी से भागा और कुछ ही पलों में एक लंबा चौड़ा गहरे रंग का आदमी लेकर लौट आया। मैंने दूर से ही पहचान लिया। उसे देखकर मन किया कि दौड़कर गले से लग जाऊं, मगर खुद को रोक लिया। मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे हो गया, पहचानते हो? गया ने झुककर आदाब किया। हाँ मालिक, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई, मोहन और दुर्गा कहाँ है? उनकी कोई खबर? मतई तो इस दुनिया में नहीं रहा। मोहन और दुर्गा अब डाकखाने में नौकरी कर रहे हैं। और आप? मैं अब जिले का इंजीनियर हूँ। गया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सरकार तो पहले से ही बहुत होशियार थे। अब भी कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। अब गुल्ली डंडा कहाँ खेलूं सरकार, रोजी रोटी की फिक्र से ही फुर्सत नहीं मिलती। आओ आज हम दोनों खेलते हैं। तुम पदाना, मैं पदूंगा। तुम्हारा एक दांव मेरे ऊपर बकाया है, आज उसे चुका लो। गया हिचकिचाते हुए तैयार हुआ। उसकी झिझक समझी जा सकती थी। वह मेहनतकश इंसान और मैं एक बड़ा अधिकारी। हमारा रिश्ता अब बराबरी का कहाँ था। लेकिन सच्चाई ये भी थी कि मुझे खुद कुछ अजीब सा लग रहा था। इसलिए नहीं कि मैं उसके साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि अगर किसी ने देख लिया तो तमाशा खड़ा हो जाएगा, भीड़ लग जाएगी, और भीड़ में वो बचपन का सच्चा आनंद कहाँ मिल पाता। आखिर तय हुआ कि हम बस्ती से दूर जाकर खेलेंगे, बचपन की उस खोई मिठास को पूरी शिद्दत से महसूस करेंगे। मैंने गया को डाक बंगले पर बुलाया और मोटर में बैठकर एक सुनसान जगह की ओर निकल पड़े। साथ में एक कुल्हाड़ी भी रख ली। मैं पूरे समय गंभीर बना रहा, लेकिन गया अब तक इसे मजाक समझ रहा था। उसके चेहरे पर न उत्साह था न खुशी। शायद वह सोच रहा था कि अब हम दोनों की जिंदगी कितनी अलग हो चुकी है। रास्ते में मैंने पूछा, गया, कभी हमारी याद आती थी? वह झेंपते हुए बोला, हुजूर, मैं कौन सा इतना बड़ा आदमी हूं कि आपको याद करूं? वो तो भाग्य था कि आपके साथ कुछ दिन खेलने का मौका मिला, नहीं तो मैं क्या हूं? मैंने थोड़ा उदास होकर कहा। लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वो डंडा याद है जो तुमने तान कर मारा था? गया ने पछताते हुए कहा, सरकार, वो तो लड़कपन की बात थी, उसकी याद न दिलाओ। वाह, मेरे बचपन की वो सबसे रस भरी याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो मिठास थी, वह न तो अब रुतबे में महसूस होती है और न ही दौलत में। इतनी देर में हम बस्ती से करीब 3 मील दूर निकल चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पश्चिम की ओर भीमताल अपनी विराटता में फैला हुआ था। वहीं जहां हम कभी कमल के फूल तोड़ने जाते थे और उनके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की ये संध्या मानो केसर में नहाकर हमारे पास आ रही थी। मैं तेजी से एक पेड़ पर चढ़ा और एक टहनी काट लाया। चुटकियों में गुल्ली डंडा तैयार हो गया। खेल शुरू हुआ। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के पास से होकर निकल गई। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जैसे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन गुल्ली उसके हाथों से दूर जा गिरी। यही गया था जिसकी हथेलियां मानो गुल्ली को अपनी ओर खींच लेती थी। चाहे वह कहीं भी हो, गुल्ली उसके हाथों में ही आ टिकती थी, जैसे उसकी हथेलियों में जादू हो। हर गुल्ली, छोटी, बड़ी, नोकदार, सपाट, उसके हाथों में अपनी जगह ढूंढ लेती थी। लेकिन आज गुल्ली ने मानो उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया हो। फिर मैंने पदाना शुरू किया। मैं खूब चालाकियां कर रहा था। अभ्यास की कमी को बेईमानी से पूरा कर रहा था। अगर गलती हो जाती तो भी खेल जारी रहता। शास्त्रों के मुताबिक गया की बारी आनी चाहिए थी, लेकिन मैं हावी था। जब गुल्ली थोड़ी दूर गिरती तो मैं दौड़कर उसे खुद उठा लाता और दोबारा टाड़ मारता। गया ये सब देखता रहा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा, मानो उसे पुराने सारे नियम कायदे भूल गए हों। उसका निशाना कभी इतना अचूक हुआ करता था कि गुल्ली उसके हाथ से छूटकर सीधे डंडे पर आकर लगती थी। लेकिन आज गुल्ली उसकी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, हर जगह जा रही थी, बस डंडे से दूर। आधा घंटा पदाने के बाद एक गुल्ली आखिरकार डंडे पर आकर लगी। लेकिन मैंने चालाकी से कहा, गुल्ली डंडे पर नहीं लगी, बस पास से गुजरी है, लेकिन छुई नहीं। गया ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने शांत स्वर में कहा, न लगी होगी।
डंडे पर लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला ऐसा करोगे? बचपन में अगर मैं ऐसी चालाकी करता तो गया मुझे छोड़ता नहीं। यही गया मेरी गर्दन पर सवार हो जाता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दे रहा था और वह शांत था, मानो सब कुछ भूल गया हो। सहसा गुल्ली डंडे से इतनी जोर से टकराई जैसे किसी बंदूक की गोली छूटी हो। इस स्पष्ट प्रमाण के बाद भी मैं अपनी धांधली की आदत से बाज नहीं आया। क्यों न एक बार फिर झूठी बात बनाकर देखा जाए। यदि सफल हो गया तो वाह वाह, और अगर पकड़ लिया गया तो 2-4 हाथ पदाने ही तो पड़ेंगे। अंधेरे का बहाना बनाकर जल्दी छुटकारा पालूंगा। आखिर कौन फिर दांव लेने वापस आएगा? गया ने उल्लास में चहकते हुए कहा। लग गई, लग गई, तन से बोली। मैंने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा। तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। तन से बोली, या सरकार, और अगर वह किसी ईंट से टकरा गई हो? ये बात मेरे मुंह से कैसे निकली, इसका मुझे खुद आश्चर्य था। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने अपनी आंखों से गुल्ली को डंडे पर जोर से लगते देखा था। फिर भी गया ने मेरे कथन को सहजता से स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर से पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी साफ साफ धांधली करने के बाद गया कि सरलता पर दया आने लगी। शायद इसी कारण जब तीसरी बार गुल्ली डंडे पर लगी तो मैंने उदारता दिखाते हुए उसे दांव देना तय किया। गया बोला, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल खेलेंगे। मैंने सोचा कल के लिए टालना ठीक नहीं होगा, पर न जाने कितना समय पदाए, इसलिए इसी वक्त खेल खत्म करना सही रहेगा। नहीं, अभी तो काफी उजाला है, तुम अपना दांव ले लो। गुल्ली दिखेगी नहीं, इसकी चिंता मत करो। गया ने पदाना शुरू किया, लेकिन अब उसमें पहले जैसा अभ्यास नहीं था। उसने 2 बार टाउन मारने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार निशाना चूक गया। 1 मिनट के भीतर ही वह दांव हार गया। मैंने दिल खोलकर उसकी मदद करने की कोशिश की। एक दांव और खेल लो, तुम तो पहली बार में ही चूक गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है, कभी खेलते क्यों नहीं? भैया, खेलने का वक्त ही कहाँ मिलता है। हम दोनों मोटर पर बैठ गए और रात के चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। चलते चलते गया ने कहा, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी आएंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें वक्त हो तब खिलाड़ियों को बुला लूंगा। दूसरे दिन नियत समय पर मैं मैच देखने पहुंचा। वहां कोई 10-10 लोगों की टोली जमा थी। उनमें से कई मेरे बचपन के साथी थे, जिनका चेहरा समय के साथ धुंधला गया था। बाकी सभी युवा थे जिनसे मेरा परिचय नहीं था। खेल शुरू हुआ। मैं अपनी मोटर पर बैठे बैठे तमाशा देखने लगा। गया का खेल देखते ही मैं स्तब्ध रह गया। उसका कौशल अद्वितीय था। जब वह टाउन लगाता तो गुल्ली जैसे आसमान चूमने निकल पड़ती। कल की झिझक, हिचकिचाहट और उत्साहहीनता जैसे आज कहीं हवा हो गई थी। उसके खेल में जो पहले केवल हुनर था, वह अब परिपक्वता और प्रौढ़ता का रूप ले चुका था। यदि कल उसने मुझे ऐसे पदाया होता तो मैं यकीनन रो देता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज दूर जा गिरती थी, मानो किसी संदेशवाहक की तरह। खेल के दौरान पदने वालों में से एक युवा ने धांधली की। उसने दावा किया कि उसने गुल्ली लपक ली है, जबकि गया का कहना था कि गुल्ली पहले जमीन से टकराई थी और फिर उछली थी। इस बात पर दोनों में तनातनी हो गई। युवक गया का तमतमाया चेहरा देखकर चुप हो गया। यदि उसने विरोध किया होता तो बात मारपीट तक पहुंच जाती। मैं खेल का हिस्सा नहीं था, फिर भी दूसरों के खेल में वही बचपन का आनंद महसूस कर रहा था, जब हर चिंता को दरकिनार कर हम खेल में खो जाते थे। मुझे अब यह स्पष्ट हो गया था कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल मुझे खेलने का आभास दिया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने खेल में धांधली की, छल किया, फिर भी वह शांत रहा। वह इसलिए क्योंकि वह मेरे साथ नहीं, मेरे लिए खेल रहा था। गया ने मेरी अफसरी को मेरे और उसके बीच एक दीवार की तरह देखना शुरू कर दिया था। अब वह मुझे समान नहीं समझता। मेरे बचपन का साथी, जिसने कभी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेला था, आज मुझे केवल दया का पात्र मानता है। उसके दृष्टिकोण में वह बड़ा हो गया है और मैं, चाहे पद में कितना भी ऊपर क्यों न हो, छोटा हो गया हूँ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए
आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। कई दिनों से घर में अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। माँ अलग अपने कोप भवन में विराजमान थी और पत्नी ने जैसे मौन का कवच ओढ़ लिया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो घर की फिजा में विषाक्तता भर गई हो। रात का भोजन बन ही नहीं पाया और दिन में किसी तरह स्टोव पर खिचड़ी चढ़ा दी गई, पर उसे खाने की रुचि किसी ने नहीं दिखाई। बच्चे भी जैसे भूख प्यास को भूलकर गुमसुम हो गए थे। छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, कभी माँ के पास तो कभी दादी के पास जाती, परंतु हर ओर उसे ठंडेपन और उपेक्षा का सामना करना पड़ता। कोई उसे गोद में लेने को तैयार न था, जैसे उसने भी कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। शाम को बेटा स्कूल से आया तो उसे भी कोई स्वागत न मिला। न खाने को कुछ दिया गया, न उससे दो शब्द बोले गए। दोनों भाई बहन चुपचाप बरामदे में बैठे, शायद यह सोच रहे थे कि घर के लोग अचानक इतने पराये क्यों हो गए हैं। घर में लड़ाई झगड़ा नई बात नहीं थी। भाई बहन दिन में कई बार उलझते, रोते पीटते, पर ऐसा कभी न हुआ कि खाना न पके या सबके मन में कटुता घर कर ले। ये झगड़ा उनकी समझ से परे था, क्योंकि 24 घंटे बीतने के बावजूद भी शांति का नामो निशान नहीं था। इस कलह की जड़ कुछ विशेष न थी। माँ ने तीजा भेजने के लिए जो सामान की सूची लिखवाई थी, वह पत्नी को घर की आर्थिक स्थिति के हिसाब से अधिक लग रही थी। माँ ने अपनी समझदारी से सूची में कुछ कटौती की थी, पर पत्नी का मानना था कि और भी कम किया जा सकता है। 5 साड़ियों की जगह 3 काफी थी। खिलौनों और मिठाई के खर्चे को भी सीमित किया जा सकता था। पत्नी का तर्क था कि जब रोजमर्रा के खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा हो तो त्योहारों में इतनी उदारता क्यों। उनका कहना था, पहले घर का चिराग जलाएं, फिर मस्जिद का। इसी बात पर सास बहू में ठन गई। बात बढ़ते बढ़ते गहरे कटाक्षों और अप्रत्यक्ष व्यंग्यों तक पहुंच गई। अंततः मौन का पर्दा सब पर गिर गया। मैं इस विचित्र स्थिति में बुरी तरह फंस गया था। माँ की तरफ कुछ कहता तो पत्नी रोध होकर अपना भाग्य कोसने लगती। पत्नी का पक्ष लेता तो माँ मुझे जोरू का गुलाम की पदवी से नवाज देती। ऐसे में मैंने दोनों पक्षों का समर्थन करने का नाटक किया, पर मन से पत्नी के साथ ही सहानुभूति थी। खुलकर माँ से कुछ कहने का साहस नहीं कर सका, लेकिन मन ही मन जानता था कि गलती उन्हीं की अधिक है। दुकान की हालत पहले ही खस्ता थी, कभी कभी तो बोहनी भी नहीं हो पाती थी। ऐसे में तीजा के खर्चों को लेकर यह विवाद मेरे लिए दो धारी तलवार बन गया था। असामियों से पैसे वसूलने में ही दिक्कत हो तो क्यों इन पुराने मसलों पर अपनी ऊर्जा खपाई जाए। बार बार इस गृहस्थी के उलझन भरे माहौल से मन उचटने लगता। घर में 3 प्राणी है और उनमें भी कोई सौहार्द नहीं। ऐसी स्थिति में तो लगता है जैसे इस गृहस्थी को जलाकर खाक कर दूं। कभी कभी ख्याल आता कि सबको यूं ही छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। जब इनके सिर पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा तब इन्हें समझ आएगा कि गृहस्थी चलाना क्या आसान काम है। अगर पहले ही पता होता कि ऐसी मुश्किलों से 2-4 होना पड़ेगा तो शायद शादी का ख्याल भी मन में न लाता। तरह तरह के अजीब ख्याल मन में घूम रहे थे। लगता था जैसे अम्मा मुझे परेशान करने की ठान चुकी है। अगर बहू उनके पांव नहीं दबाती या तेल नहीं लगाती तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो कभी उसे ऐसा करने से रोका नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होती अगर सास बहू के बीच थोड़ा भी अपनापन होता। पर यह तो मेरे बस की बात नहीं कि उनके बीच स्नेह भर दूं। अम्मा ने अगर अपनी सास के लिए साड़ी धोई है, उनके पांव दबाए हैं या उनकी डांट सहन की है, तो अब क्यों वह अपनी बहू से पुराना हिसाब चुकाना चाहती है। क्या उन्हें यह नहीं दिखता कि वक्त बदल गया है। आज की बहुएं डर के मारे सास की गुलामी नहीं करती। प्यार से उनसे सब काम करवा लो, लेकिन रोब दिखाकर शासन करना अब नामुमकिन है। शहर भर में जन्माष्टमी का उल्लास था और मेरे घर में जंग छिड़ी हुई थी। शाम का वक्त हो गया था, लेकिन घर में घुप अंधेरा फैला हुआ था। माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। पत्नी पर गुस्सा आया। अगर झगड़ना है तो झगड़ो, पर घर में अंधेरा क्यों फैला रखा है। जाकर पूछा, क्या आज घर में चिराग नहीं जलेंगे। पत्नी ने तुनक कर जवाब दिया, जला क्यों नहीं लेते, क्या तुम्हारे हाथ पैर नहीं है। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा, तो क्या जब तुम्हारे चरण कमल यहाँ नहीं पधारे थे तब घर में चिराग नहीं जलते थे।
अम्मा ने मौके पर चिंगारी भड़काई। नहीं बेटा, तब तो सब लोग अंधेरे में ही बैठे रहते थे। पत्नी अम्माओं की बात सुनकर गुस्से से तमतमा गई। बोली, जलाते होंगे मिट्टी के दिए, लालटेन तो मैंने इस घर में कभी देखी नहीं। मुझे यहाँ आए 10 साल हो गए। मैंने झुंझलाकर कहा। अच्छा बस करो, ज्यादा मत बोलो। पत्नी ने तीखे स्वर में पलटकर कहा। ओहो, जैसे मुझे खरीद कर लाए हो ऐसे डांट रहे हो। मैं कहता हूँ चुप रहो। क्यों चुप रहूं? एक कहोगे तो 2 सुनने को भी तैयार रहो। यही है तुम्हारा पतिव्रत धर्म? पत्नी ने तंज कसते हुए कहा। जैसा मुंह वैसे ही जवाब मिलते हैं। मैं हार मानकर बाहर निकल आया और अंधेरे कमरे में बैठा उस काली घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलक्षणी से मेरा विवाह हुआ था। 10 साल का गुजरा जीवन मानो इस गुप्त अंधकार में भी सिनेमा की रील की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गया। इसमें न कहीं कोई उजाला था, न कोई अपनापन। अचानक मेरे दोस्त पंडित जयदेव जी ने दरवाजे पर आवाज दी। अरे भाई, क्या माजरा है? घर में यह अंधेरा क्यों है? कोई है भी या नहीं? मैंने चुप्पी साधे रखी। सोचा, ये आज कहां से मेरी गर्दन पर आ बैठे। जयदेव ने फिर आवाज लगाई। अरे, सुन रहे हो या नहीं? जवाब क्यों नहीं देते? फिर भी मैंने खामोशी ओढ़े रखी। वो बेचैन होकर दरवाजे को इतनी जोर से झंझोड़ने लगे कि डर लगा कहीं दरवाजा ही न उखड़ जाए। लेकिन मेरी जुबान पर ताला जड़ा रहा। उनकी मौजूदगी खल रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज शांत हुई और मैं सुकून की सांस लेने ही वाला था कि अचानक 5 मिनट बाद फिर से उनके कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार एक तेज टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे को भर गई। मुझे देखकर जयदेव हैरान होकर बोले, अरे यार, तुम यहाँ हो? घंटों से चिल्ला रहा हूँ और कोई जवाब तक नहीं दिया। ये सब क्या हो रहा है? घर में चिराग क्यों नहीं जल रहे? मैंने बहाना गढ़ा। क्या बताऊं यार, सिर में बहुत दर्द हो रहा था। दुकान से आया और लेटते ही नींद आ गई। वो हंसते हुए बोले, नींद आ गई या घोड़ा बेचकर सोने वाले मुर्दे बन गए थे? हाँ यार, नींद ही आ गई थी, मैंने अनमने ढंग से कहा। लेकिन भाई, घर में चिराग तो जलाना चाहिए था। क्या चिराग जलाने का भी अब रिट्रेंचमेंट कर दिया? आज घर में लोग व्रत पर हैं, शायद इसी वजह से कोई चिराग नहीं जला, मैंने धीरे से जवाब दिया। जयदेव ने उत्साह से कहा, चलो झांकी देखने चलते हैं। सेठ घूरेमल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखोगे तो दंग रह जाओगे। क्या शीशे, क्या बिजली के सामान, सब कुछ अलौकिक, और सिंहासन के सामने गुलाब जल की फुहारे। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। बस तुम्हें लेने चला आया, मैंने उदासी में लिपटती आवाज में कहा। मुझे तो जाने का मन नहीं है यार, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो हंसते हुए बोले, इसलिए तो कह रहा हूं, चलो, दर्द चुटकी में भाग जाएगा। मैं चिढ़कर बोला, तुम यार बहुत परेशान करते हो, इसीलिए तो मैं चुपचाप पड़ा था कि ये बला टल जाए, लेकिन तुम तो सिर पर चढ़कर बैठ गए। मैंने कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा। जयदेव ने ठहाका लगाते हुए कहा, और मैंने भी कह दिया, तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मुझे परास्त करने का मेरे दोस्तों के पास बड़ा आसान फॉर्मूला है। वैसे तो किसी से हाथापाई या मुठभेड़ में पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, लेकिन अगर किसी ने मुझे गुदगुदा दिया तो समझो मेरा खेल खत्म। फिर तो मेरे बस में कुछ नहीं रहता। मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, मनोहार पर उतर आता हूँ और कभी कभी तो रोने भी लगता हूँ। आज जयदेव ने वही पैंतरा आजमाया और उनकी जीत पक्की हो गई। अंततः यही समझौता हुआ कि मैं चुपचाप उनके साथ झांकी देखने चलूं। सेठ घूरेलाल जैसे लोग जिनका सुबह सुबह नाम ले लो तो दिन भर कुछ अच्छा होने की उम्मीद छोड़ दो। उनके कंजूस स्वभाव की तमाम कहानियां शहर भर में मशहूर हैं। एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके घर आकर अड़ गया कि बिना भिक्षा लिए नहीं जाएगा। सेठ जी ने भी ठान लिया कि भिक्षा तो कतई नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो। भिखारी पहले उनके पूर्वजों की तारीफ करता रहा, फिर उन्हें कोसने लगा और आखिरकार उनके दरवाजे पर लेट गया। सेठ जी ने उसकी परवाह तक नहीं की। भिखारी भी अपनी जिद पर अड़ा रहा, बिना कुछ खाए पिए दिन भर वहीं पड़ा रहा और अंत में वहीं दम तोड़ दिया। तब कहीं जाकर सेठ जी का दिल पसीजा। उसकी अंतिम क्रिया इतने धूमधाम से की गई कि देखने वालों के होश उड़ गए। इस घटना के बाद सेठ जी के भीतर जैसे भक्ति का दरिया उमड़ पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति धर्मार्थ दान कर दी। हम ठाकुर द्वारे पहुंचे तो लोगों की भीड़ देखकर दंग रह गए। वहां पैर रखने की जगह नहीं थी,
आने जाने के रास्ते अलग थे, फिर भी हमें अंदर पहुंचने में आधा घंटा लग गया। जयदेव सजावट देखकर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस चमक धमक में श्री कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई हो। रत्नों से जड़ी बिजली की रोशनी में नहाई हुई कृष्ण की मूर्ति देखकर मेरे भीतर एक अजीब सी उदासी छा गई। क्या इस रूप में भी प्रेम का वास हो सकता है? मैंने तो रत्नों में हमेशा घमंड और अहंकार ही देखा है। उस वक्त यही भी याद नहीं रहा कि यह मंदिर एक करोड़पति सेठ का है। अमीर आदमी तो धन में डूबे हुए ईश्वर की ही कल्पना कर सकता है। उसकी श्रद्धा धनवान ईश्वर में ही हो सकती है। जिसके पास धन नहीं, वह केवल उसकी कृपा का पात्र हो सकता है, श्रद्धा का नहीं। मंदिर में जयदेव को हर कोई जानता था। दरअसल उन्हें हर जगह हर कोई जानता है। मंदिर के आंगन में संगीत मंडली जमी हुई थी। केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के शिष्यों के साथ तंबूरा थामे बैठकर सुरों की जादूगरी बिखेर रहे थे। पखावज, सितार, सरोद, वीणा और न जाने कितने ऐसे वाद्य यंत्र जिनके नाम तक मेरी समझ के परे थे, वहां मौजूद थे। इनके शिष्य अपने अपने साजों की धुन तैयार करने में लगे थे। जैसे ही जयदेव को केलकर जी ने देखा, उन्होंने ऊंची आवाज में उन्हें बुला लिया। मैं भी साथ में लपक कर जा बैठा। कुछ ही पल में संगीत का जादू शुरू हुआ। जहां पहले कोलाहल का ऐसा आलम था कि तोप भी दागी जाती तो आवाज सुनाई न देती, वहां इस मधुर राग ने जैसे सबको थाम लिया। हर कोई अपनी जगह स्तब्ध खड़ा था, मानो किसी अलौकिक चमत्कार का साक्षी बन रहा हो। मेरी कल्पना इतनी रंगीन और जीवंत पहले कभी न थी। वह बिजली की चमक धमक, रत्नों की झिलमिलाहट और वैभव का प्रदर्शन सब पीछे छूट चुका था। मेरी आंखों के सामने केवल यमुना का तट था, लताओं का आच्छादन और मोहक गोओं का झुंड। गोपियों की जल क्रीड़ा, बंसी की मोहक ध्वनि, चांदनी की झंडक और नंद किशोर का वह मनमोहक रूप सब साकार हो उठे। उनके चेहरे पर प्रेम और वात्सल्य की जो उजास थी, वह आत्मा को निर्मल करने वाली थी। मैं इस अद्भुत आनंद में डूबा था कि अचानक कंसर्ट थम गया। इसके बाद आचार्य केलकर के एक युवा शिष्य ने ध्रुपद गाना शुरू किया। कलाकारों की आदत होती है कि शब्दों को इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकतर श्रोता समझ ही नहीं पाते कि क्या गाया जा रहा है। मुझे भी इस गीत के एक भी शब्द का अर्थ नहीं समझ आया, परंतु उस कंठस्वर में ऐसा जादुई आकर्षण था, ऐसा माधुर्य था, जिसने हर नोट के साथ मेरे भीतर गहराई तक हलचल मचा दी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि कंठस्वर में कितनी अपार शक्ति हो सकती है। जैसे मेरे भीतर एक नए संसार की रचना होने लगी। वह संसार जहां दुख का नामो निशान न था, केवल आनंद, प्रेम और त्याग का साम्राज्य था। लगा, दुख तो केवल मन का भ्रम है, असल में सत्य तो केवल आनंद है। उस गीत ने मेरे हृदय को कोमल कर दिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति मुझे अपना सा लगने लगा। तभी अचानक अतीत के धुंधले परिदृश्य से मेरे छोटे भाई की स्मृति उभर आई। वह भाई जो बरसों पहले मुझसे झगड़कर घर की पूंजी लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहांत हो गया था। उसकी यादों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। पहले उसके की अन्याय याद करके क्रोध की ज्वाला भड़क उठती थी। अगर वह जीवित होता तो शायद मैं उसे माफ न करता, लेकिन इस समय उसकी स्मृति ने मेरे मन को जैसे पिघला दिया। उसे गले लगाने की तड़प दिल में ऐसी उठी कि जैसे बरसों की दूरी अब खत्म करनी है। उसने जो जो कटुता, अपमान और नीच हरकतें मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरे बच्चे के साथ की थी, वह सब मेरी याद से ऐसे गायब हो गईं, जैसे किसी ने दुखों का पन्ना फाड़कर फेंक दिया हो। मेरे दिल में सिर्फ एक भाव रह गया, मेरा भाई कितना दुखी है। कभी मेरे भीतर उसके प्रति इतनी करुणा, इतनी ममता नहीं जागी थी। उस समय मेरी स्थिति ऐसी हो गई जिसे विह्वलता के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता। शत्रुता का कोई अंश मन में बचा ही नहीं। जिन लोगों से मेरी दुश्मनी थी, जिनके साथ गाली गलौज, लड़ाई झगड़े और मुकदमे तक हो चुके थे, वे सब जैसे मेरे गले में बाहें डालकर हंसने लगे। तभी विद्या की छवि मेरी आंखों के सामने उभर आई। वही रूप जैसा मैंने 10 साल पहले देखा था। उसकी आंखों में वही बेचैन कंपन, वह अनिश्चित सा विश्वास और कपोलों पर वही शर्म से भरी लालिमा, जैसे प्रेम की झील से ताजगी से खिला हुआ कोई कमल हो। वही उत्साह, वही अनुराग, वही उत्सुकता जिसने मुझे उस अविस्मरणीय रात को बांधा था, वह सब फिर से मेरे दिल में उतर आया। मधुर यादों का सैलाब उमड़ पड़ा।
ऐसा महसूस हुआ कि इसी समय जाऊं और विद्या के चरणों में सिर रखकर रो पड़ूं। रोते रोते खुद को खो बैठूं। आंखें आंसुओं से भीग गई। जो कठोर शब्द मैंने उससे कहे थे वे जैसे मेरे अपने ही दिल में चुभने लगे। तभी ऐसा लगा जैसे ममता से भरी कोई माँ मुझे अपनी गोद में उठा रही हो। बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद लेना मेरे वश में न था, वह सुख जैसे आज मुझे मिल गया। गाने का अंत हो चुका था। लोग धीरे धीरे उठकर जाने लगे, पर मैं अपनी कल्पनाओं के सागर में डूबा बैठा रहा। अचानक जयदेव की आवाज ने मेरे ख्यालों का सिलसिला तोड़ दिया। चलोगे या यहाँ बैठे रहोगे? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बूटी विधवा हो जाने के बाद से स्वभाव में कटुता का रंग और गहराई से घुल गया था। जब भीतर की पीड़ा असहनीय हो उठती तो वह अपने दिवंगत पति को कोसने लगती। तुम तो चले गए और मुझे इस जीवन के चक्रव्यूह में उलझा गए। जब इतनी जल्दी विदा लेनी थी तो विवाह रचाने का क्या औचित्य था? घर में तो फूटी कौड़ी तक न थी और चले थे ब्याह रचाने। वह चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी। अहीरों की परंपरा में इसका प्रचलन भी था। बूटी दिखने सुनने में भी साधारण नहीं थी और 2-1 प्रस्ताव भी उसके लिए आए थे, लेकिन वह पतिव्रता कहलाने के मोहपाश से स्वयं को मुक्त न कर सकी। इसका पूरा आक्रोश उतरता था उसके बड़े बेटे मोहन पर, जो अब 16 बरस का हो चुका था। सोहन अब भी नाबालिग था और मैना तो बालिका थी। ये दोनों अब भी किसी काम के योग्य न थे। यदि ये तीनों न होते तो शायद बूटी के लिए जीवन सरल हो सकता था। वह किसी के घर थोड़ा बहुत काम कर लेती तो रोटी और कपड़ा मिल ही जाता, लेकिन अब अगर वह ऐसा करती तो लोग उंगली उठाते, 3 बच्चों की मां होकर यह क्या कर रही है। मोहन अपने सामर्थ्य के अनुसार घर का बोझ हल्का करने का हर संभव प्रयास करता। गाय भैंसों की देखभाल, चारा पानी, दोना मथना, यह सब वह खुद संभाल लेता, लेकिन बूटी के चेहरे पर कभी संतोष का भाव न झलकता। वह हर दिन एक नई खटपट निकालती और मोहन ने भी अब उसकी फटकारों की परवाह करना छोड़ दिया था। पति ने गृहस्थी का बोझ उस पर डालकर जो प्रस्थान किया था, उसका दुख बूटी के मन से कभी कम न हुआ। उसे लगता उसका जीवन तो समाप्त ही हो गया। न सुख से भोजन मिला, न वस्त्र आभूषण और न ही कोई और सुख। ऐसा लगता था जैसे विवाह से उसने भट्टी में प्रवेश कर लिया हो। बूटी का वैधव्य और उसकी अव्यक्त इच्छाओं का अंतद्वंद्व उसे भीतर ही भीतर जलाता रहता। उसके हृदय की सारी कोमलता जैसे राख में बदल गई थी। पति के जाने के बाद उसके पास 400-500 रुपए के गहने बचे थे, लेकिन समय के साथ वे भी एक एक कर हाथ से निकल गए। उसी मोहल्ले में उसकी बिरादरी की कई स्त्रियां थी जो उससे उम्र में बड़ी होने के बावजूद गहनों से सजी धजी, मांग में गारा सिंदूर लगाए, आंखों में काजल डालकर जैसे उसे चिढ़ाया करती थी। जब उनमें से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को अजीब संतोष मिलता। इस जलन का विष वह अपने बेटों पर, खासकर मोहन पर उतार देती। वह मानो संसार की हर स्त्री को अपने ही रूप में देखना चाहती थी। दूसरों की निंदा में उसे अजीब आनंद मिलता था। उसकी दबाई गई लालसाएं ओस छाट कर ही तृप्त होने की कोशिश करती। ऐसे में मोहन के बारे में कुछ सुनने के बाद चुप रहना उसके लिए असंभव था। शाम के वक्त जैसे ही मोहन दूध बेचकर घर लौटा, बूटी फट पड़ी। अब तो तू सांड बनने पर तुला हुआ है ना? मोहन ने टूटे हुए स्वर में कहा। अम्मा, ईश्वर के लिए शांत हो जाओ। क्यों अपना अपमान खुद कर रही हो? मैंने तो सोचा था कि 4 दिन में मैना अपने घर चली जाएगी और तुम अकेली रह जाओगी, इसलिए उसे लाने की बात सोची थी। अगर तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता तो रहने दो। बूटी ने गुस्से में कहा। तू आज से यही आंगन में सोया कर। मोहन ने उलझकर जवाब दिया। और गाय भैंसें कहाँ रहेंगी? बूटी ने चिढ़कर कहा। पड़ी रहने दे, उन पर कोई डाका नहीं डाला जाएगा। तुम्हें मुझ पर इतना शक है? मोहन ने आहत होकर पूछा। बूटी ने तीखे स्वर में कहा। हाँ, मोहन ने पलटकर जवाब दिया। तो फिर मैं यहां नहीं सोऊंगा। बूटी ने तल्खी से कहा। तो घर से निकल जा। मोहन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। हाँ, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो चला जाऊंगा। मैना ने खाना बनाया, लेकिन मोहन ने नाराज होकर कहा, मुझे भूख नहीं है। बूटी उसे मनाने भी नहीं आई।
मोहन का युवा दिल माँ के इस कठोर रवैये को किसी भी तरह सहन नहीं कर पा रहा था। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह घर अब उसका नहीं रहा, वह अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लेगा। रुपया ने उसके बेजान जीवन में जो मिठास घोल दी थी, वह उसका सहारा बन गई थी। जब उसका दिल बेकाबू होकर एक अनकही चाहत से मचलता था और जीवन खाली खाली सा लगता था, तब रुपया ने उसकी दुनिया में बसंत की तरह प्रवेश किया था। अब मोहन को हर काम में एक अलग तरह की उमंग महसूस होती। वह सोचना, रुपया को ऐसा क्या दे दे जिससे वह खुश हो जाए, लेकिन अब वह कैसे उसके सामने जाए? क्या वह जाकर कहेगा कि अम्मा ने उससे मिलने पर रोक लगा दी है? अभी कल ही तो बरगद के नीचे दोनों की मीठी मीठी बातें हुई थी। मोहन ने कहा था, रूपा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे 100 चाहने वाले मिल जाएंगे। मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या है? रुपया का जवाब, जो उसने संगीत की तरह अपने दिल में बसाया था, अब भी गूंज रहा था। मैं तो तुम्हें चाहती हूँ मोहन, अकेले तुम्हें। चाहे तुम चौधरी बनो या मजदूरी करो, मेरे लिए तुम बस मोहन ही रहोगे। अब उसी रुपया से जाकर कहे कि उसका उससे कोई वास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा वह नहीं कर सकता। उसे इस घर की कोई परवाह नहीं। वह रुपया के साथ अलग रहेगा, इस मोहल्ले में नहीं तो किसी और जगह। इस वक्त भी रुपया शायद उसकी राह देख रही होगी। कितने अच्छे पान बनाती है वह। लेकिन अगर अम्मा को खबर लग गई कि वह रात को रुपया के पास गया था, तो शायद वह जान ही दे दे। चूड़ियों की हल्की खनक सुनाई दी। रुपया आ रही थी। हाँ, वही थी। रुपया धीरे से सिरहाने आकर बोली, सो गए क्या मोहन? कब से तुम्हारी राह देख रही हूं, क्यों नहीं आए? मोहन, जो झूठी नींद का बहाना के लेटा था, चुपचाप पड़ा रहा। रुपया ने हल्के से उसका सिर हिलाते हुए फिर पूछा, क्या सचमुच सो गए हो मोहन? उसकी कोमल उंगलियों का स्पर्श जैसे किसी मंत्र का असर था। मोहन का दिल मानो पूरी तरह से बेकाबू हो उठा। उसकी आत्मा जैसे रुपया के कदमों में समर्पित होने को आतुर हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी देह कहीं गायब हो गई है और वह केवल एक मधुर धुन की तरह सृष्टि के साथ घुल मिलकर नृत्य कर रहा है। रुपया फिर बोली, अभी से सो गए क्या जी? मोहन ने अधखुली आंखों से जवाब दिया, हाँ, जरा नींद आ गई थी रूपा। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? कहीं अम्मा देख लेंगी तो मुझे जान से मार डालेंगी। रुपया ने शिकायती लहजे में कहा, तुम आज आए क्यों नहीं? मोहन ने थकी आवाज में कहा, आज अम्मा से झगड़ा हो गया। क्या कह रही थी? कह रही थी कि अगर रुपया से बात की तो जान दे देंगी। तुमने पूछा नहीं मुझसे इतनी नाराजगी क्यों है? मोहन ने हताशा से जवाब दिया, क्या कहूँ रूपा, वो किसी का अच्छा खाना पहनना नहीं देख सकती। अब शायद मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। रुपया का चेहरा बुझ सा गया। उसने धीमे से कहा, मेरा दिल नहीं मानेगा। अगर ऐसी बातें करोगी तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि तुम रोज एक बार मुझसे मिलने आ जाया करो। और अगर अम्मा ने देख लिया तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मोहन ने दिल की गहराई से कहा, मेरा बस चलता तो तुम्हें अपने दिल में छिपा लेता। उसी वक्त घर के दरवाजे की आवाज आई। रुपया डरकर भाग गई। दूसरे दिन सुबह जब मोहन जागा तो उसके दिल में जैसे खुशी का समंदर लहरा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सोहन को देखा, उसकी भौहें चढ़ गई। सोहन सुस्त था और हमेशा की तरह किसी बहाने से काम से बचने की कोशिश कर रहा था। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धोती तो बहुत गंदी हो गई है सोहन, इसे धोबी को क्यों नहीं देते? सोहन ने शिकायत भरे स्वर में कहा, धोबिन पैसे मांगती है तो अम्मा से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? अम्मा पैसे कब देती हैं? मोहन ने अपनी जेब से इकन्नी निकालते हुए कहा, तो मुझसे ले लो। उसने सिक्का उसकी ओर उछाल दिया। सोहन के चेहरे पर खुशी झलक उठी। माँ और भाई से हमेशा डांट सुनने वाले सोहन को बहुत दिनों बाद किसी के प्यार का एहसास हुआ था। उसने सिक्का उठाया और धोती को वहीं छोड़ गाय की रस्सी खोलने लगा। मोहन ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दो, इसे मैं ले जाता हूं। सोहन ने रस्सी मोहन के हाथ में थमाते हुए पूछा, तुम्हारे लिए चिलम लाऊं? जीवन में पहली बार सोहन ने अपने भाई के प्रति इस तरह का अपनापन दिखाया था। इसके पीछे क्या कारण था, ये मोहन की समझ से परे था। उसने पूछा, आग हो तो ले जाकर रखाओ। मैं ना आंगन में बैठी अपनी बिखरी छोटी को संभालते हुए
मिट्टी के घरौंदे बना रही थी। जैसे ही उसने मोहन को आते देखा, तुरंत घरौंदा गिरा दिया और आंचल से बाल छिपाकर रसोई में बर्तन उठाने भाग गई। मोहन ने उसे पुकारते हुए कहा, अरे क्या खेल रही थी मैना? डरी हुई मैना ने कहा, कुछ नहीं तो। मोहन मुस्कुराकर बोला, तो बड़े अच्छे घरौंदे बनाती है, जरा एक और बना देखूं। मैना का रुआंसा चेहरा खिल उठा। प्रेम के बोल में ऐसा जादू था कि उसकी घबराहट पल भर में दूर हो गई। चारों तरफ जैसे खुशबू फैल गई हो। जहां डर था वहां अब भरोसा झलकने लगा। कटुता की जगह स्नेह का रंग भर गया। हर ओर ऊर्जा दौड़ने लगी। आलस से कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैना झटपट घरौंदा बनाने में जुट गई। मोहन ने उसके उलझे बालों को संभालते हुए पूछा, तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा मैना? नेवता देना, मिठाई खाने को मिलेगी। मैना का मन जैसे आसमान में उड़ने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि जब भैया पानी मांगेंगे तो वह लौटे को राख से चमका चमका कर पानी देगी। मैना बोली, अम्मा पैसे नहीं देती। गुड्डा तो ठीक कर लिया है, लेकिन टीका कैसे भेजो? मोहन ने हंसते हुए पूछा, कितने पैसे चाहिए तुझे? बस 1 पैसे के बतासे और 1 पैसे का रंग लूंगी। जोड़े तो रंगने ही पड़ेंगे कि नहीं? तो तेरे 2 पैसों में काम हो जाएगा। हाँ भैया, बस 2 पैसे दे दो तो मेरी गुड़िया का ब्याह खूब धूमधाम से हो जाएगा। मोहन ने जेब से 2 पैसे निकाले और मैना को दिखाए। मैना लपकी, लेकिन मोहन ने पैसे ऊपर उठा लिए। मैना ने मोहन का हाथ पकड़कर नीचे खींचा तो मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। मैना ने हंसते हुए पैसे झपट लिए और नीचे उतरकर खुशी से नाचने लगी। फिर अपनी सहेलियों को ब्याह का न्योता देने भाग गई। उसी वक्त बूटी गोबर का झांवा सिर पर रखे आ पहुंची। मोहन को खड़े देखकर वह तुनक कर बोली, अभी तक मटर गश्ती ही चल रही है, भैंस कब दुही जाएगी? लेकिन आज मोहन ने कोई तीखा जवाब नहीं दिया। उसके मन में जैसे मिठास का कोई सोता फूट पड़ा हो। उसने माँ के सिर से झामा उतारते हुए कहा, अरे अम्मा, आप इतना भारी बोझ क्यों उठाती है? मुझे क्यों नहीं बुला लिया? बूटी ने प्यार भरे स्वर में कहा, रहने दे, जाकर भैंस दो, मैं तो गोबर ही लिए जा रही हूँ। मोहन ने गंभीरता से कहा, आपको इतना भार नहीं उठाना चाहिए, ये काम मेरा है। माँ का दिल वात्सल्य से भर गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तू अपना काम देख, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मोहन ने ठहरते हुए कहा, गोबर निकालने का काम मेरा है। बूटी बोली, और दूध कौन दुहेगा? वह भी मैं करूंगा। तू तो बड़ा वीर पुरुष बनता है, सब काम अकेले ही कर लेगा क्या? जितना कहता हूँ उतना तो कर ही लूंगा। तो मैं क्या करूंगी? तुम लड़कों से काम लिया करो, वही तो तुम्हारा असली धर्म है। लेकिन मेरी सुनता है कौन? आज जब मोहन बाजार से दूध पहुंचाकर लौटा तो वह पान, कथा, सुपारी, एक छोटा सा पानदान और थोड़ी सी मिठाई भी साथ ले आया। बूटी उसकी तरफ गुस्से में देखती हुई बोली, आज कहीं पैसे ज्यादा मिल गए थे क्या? इस तरह उड़ाते रहे तो घर कितने दिन चलेगा? मोहन ने शांत स्वर में कहा, मैंने तो अम्मा 1 पैसा भी फिजूल नहीं खर्च किया। पहले तो मैं यही समझता था कि आप पान खाती ही नहीं। बूटी ने आंखें तरेरते हुए कहा, तो अब मैं पान खाऊंगी है ना? हाँ, क्यों नहीं, जिसके 2-2 जवान बेटे हों वह इतना तो कर ही सकती है। बूटी के सूखे और कठोर मन के किसी कोने में जैसे हरियाली का छोटा सा बीज फूट पड़ा। वह एक नन्ही सी कोमपल थी, लेकिन उसमें कितना रस भरा था। उसने मैना और सोहन को 1-1 मिठाई दे दी और फिर एक मिठाई मोहन की ओर बढ़ाने लगी। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, मिठाई तो लड़कों के लिए ही लाई थी अम्मा। और तू तो बूढ़ा हो गया है, क्यों? इन बच्चों के सामने तो बूढ़ा ही हूँ, लेकिन मेरे लिए तो तू हमेशा लड़का ही रहेगा। मोहन ने मिठाई ले ली। मैना ने मिठाई मिलते ही झट से मुंह में डाल ली और वह मिठाई जैसे उसकी जीभ पर स्वाद छोड़कर पल में गायब हो गई। अब वह ललचाई नजरों से मोहन को देखने लगी। मोहन ने अपने लड्डू का आधा टुकड़ा तोड़कर मैना को दे दिया। एक मिठाई धोने में बची थी। बूटी ने उसे मोहन की ओर बढ़ाते हुए कहा, बस इतनी सी मिठाई लाया, ये ले ले। मोहन ने आधी मिठाई मुंह में डालते हुए कहा, वह तुम्हारा हिस्सा है अम्मा। तुम्हें खाते देखकर मुझे जो खुशी मिलती है वो मिठास से कहीं ज्यादा स्वाद देती है। बूटी ने वह आधी मिठाई सोहन और मैना को बांट दी। इसके बाद उसने पानदान खोला और उसे ध्यान से देखने लगी। आज उसके जीवन में पहली बार उसे यह सौभाग्य मिला था। वह सोच रही थी
कि पति के रहते जिस चीज की तमन्ना में उम्र बीत गई वह आज बेटे ने पूरी कर दी। पानदान में कई छोटे छोटे खाने बने हुए थे और उसमें 2 छोटी सी चमचियां भी थी। ऊपर एक हुक लगा हुआ था जिससे इसे जहां चाहे लटकाया जा सकता था। ऊपर की तश्तरी में पान रखा जा सकता था। ज्यों ही मोहन बाहर निकला, बूटी ने पानदान को मांझ धोकर उसमें छूना, कथा और सुपारी भर दी। फिर पान भिगोकर तश्तरी में रखा और पहला बीड़ा लगाकर खाया। उस बीड़े के रस ने जैसे उसके वैधव्य के सारे कटु अनुभवों को स्निग्धता से भर दिया। मन की यह प्रसन्नता अब उसके व्यवहार में दिखाई देने लगी। अब वह घर में बैठी नहीं रह सकती थी। उसका मन इतना गहरा नहीं था कि इस खुशी को अंदर ही समेट ले। उसने एक पुराना आईना उठाया और उसमें मुंह देखा। ओठों पर हल्की लाली थी। वह सोचने लगी कि क्या सचमुच उसने केवल मोह लाल करने के लिए पान खाया है। धनिया आई और बोली, काकी जरा रस्सी दे दो, मेरी रस्सी टूट गई है। कल बूटी ने 2 टोक कह दिया होता, मेरी रस्सी गांव भर के लिए नहीं है, टूट गई है तो खुद बनवा लो। लेकिन आज उसने मुस्कुराते हुए रस्सी निकालकर धनिया को थमा दी और बड़े अपनत्व से पूछा, लड़के के दस्त कुछ रुके कि वैसे ही है? धनिया ने थकी आवाज में जवाब दिया, नहीं काकी, आज तो दिन भर दस्त आए, शायद दांत निकल रहे हैं। बूटी बोली, पानी भर ले तो जरा चल, देख लूं, दांत ही है या कुछ और मामला है? किसी की नजर वज्र तो नहीं लगी? धनिया ने गहरी सांस ली और कहा, अब क्या कहूं काकी, कौन जाने किसकी आंख लग गई हो। बूटी सिर हिलाते हुए बोली, चुलबुले लड़कों पर नजर का बड़ा खतरा रहता है। जिसने थोड़ा चुमकारा फट से उसकी गोद में जा बैठता है, ऐसा खिलखिलाता है कि क्या बताऊं। धनिया ने चौंक कर कहा, अरे काकी, कभी माँ की भी नजर लगती है क्या? बूटी ने समझाते हुए कहा, यही तो तू नहीं समझती, नजर आप ही लग जाती है, कोई जानबूझकर थोड़े ही लगाता है। जब धनिया पानी लेकर लौटी तो बूटी उसके साथ बच्चे को देखने चली। चलते चलते बोली, तू अकेली है, इतने काम धाम के बीच बड़ी मुश्किल होती होगी, है ना? धनिया ने जवाब दिया, नहीं काकी, रुपया आ जाती है, घर का काम काज कर देती है, नहीं तो अकेले तो मेरी जान ही निकल जाती। बूटी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने तो रुपया को बस एक तितली समझ रखा था। रुपया? हाँ काकी, बेचारी बड़ी सीधी है, झाड़ू पोंछा कर देती है, चौका बर्तन संभाल लेती है और लड़के को भी देखती है। बुरे समय में कौन किसी की मदद करता है काकी? बूटी ने शक से कहा, उसे अपने मिस्सी काजल से फुर्सत मिल जाती है क्या? धनिया मुस्कुराई और बोली, ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है काकी, लेकिन मुझे तो इस मिस्सी काजल वाली ने जितना सहारा दिया है उतना किसी भक्तिन ने भी नहीं दिया। रात भर जागती रही बेचारी। मैंने कुछ दिया नहीं, पर जब तक जीऊंगी उसका गुण गाऊंगी। बूटी ने थोड़ा व्यंग्य करते हुए कहा, तू उसके असली गुण अभी नहीं जानती धनिया। पान के पैसे और किनारदार साड़ियां कहां से आती हैं, कभी सोचा है? धनिया बोली, मैं इन बातों में नहीं पड़ती काकी, और फिर थोड़ा सजने संवरने की उम्र भी तो यही है, किसका जी नहीं चाहता। धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया। बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे पेट टटोला, फिर नाभि पर हींग का लेप लगाने को कहा। उधर रुपया बेनिया लाकर बच्चे को झलने लगी। बूटी ने कहा, ला बेनिया मुझे दे दे, मैं डुला दूंगी, क्या इससे मेरी इज्जत घट जाएगी? रुपया बोली, तुम इतनी भली हो काकी, लोग तो कहते थे कि तुम बिना गाली दिए बात ही नहीं करती, मारे डर के तुम्हारे पास कभी आने की हिम्मत नहीं हुई। बूटी मुस्कुरा दी, लोग झूठ तो नहीं कहते रुपया, अब मैं अपनी आंखों देखी मानो या कानों सुनी, कह तो दी होगी। अगर कोई और लड़की होती तो मेरी तरफ से नजरें फेर लेती, मुझे जलाती, मुझ पर रोब जमाती, पर यह तो ऐसी है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। शायद मोहन ने उससे कुछ कहा ही न हो। हाँ, यही बात है। आज रूपा बूटी को बेहद मनमोहक लगी। सही तो है, अगर इस उम्र में सजना संवरना नहीं करेगी तो कब करेगी? श्रृंगार इसलिए बुरा लगता है क्योंकि यह दिखावे की उस प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसमें लोग खुद में मग्न रहते हैं, दूसरों के दुख दर्द से परे, बस अपने आकर्षण का प्रदर्शन। जैसे कोई अपनी खूबसूरती की दुकान सजाकर राहगीरों को बुला रही हो, आइए मेरी दुकान की सैर कर लीजिए। लेकिन जो लोग वास्तव में दूसरों के प्रति दयालु हों, उनका श्रृंगार बुरा नहीं लगता, बल्कि यह और भी भाता है। इससे पता चलता है
कि उनका बाहरी सौंदर्य उनके अंदरूनी सौंदर्य से मेल खाता है। आखिर कौन नहीं चाहता कि लोग उनकी प्रशंसा करें? कौन अपनी पहचान को दूसरों की नजरों से छुपाना चाहता है? बूटी का यौवन तो कब का अलविदा कह चुका था, पर यह लालसा अब भी बाकी थी। कोई उसे रस भरी नजरों से देख ले तो उसका दिल जैसे खिल उठता, उसका आत्मसम्मान हवा में तैरने लगता। फिर रूपा तो अभी जवान है। उस दिन से रूपा अक्सर बूटी के घर 2-1 बार आ ही जाती। बूटी ने मोहन से जोर देकर उसके लिए एक सुंदर साड़ी मंगवाई। अगर रूपा कभी बिना काजल के या साधारण बेरंगी साड़ी पहनकर आ जाती तो बूटी उसे टोकती, बहू बेटियों को यह साधु वेश नहीं शोभा देता, ये तो हमारी जैसी बूढ़ियों के लिए है। एक दिन रूपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम बूढ़ी कब से हो गई अम्मा? अगर लोगों को इशारा मिल जाए तो मक्खियों की तरह तुम्हारे द्वार पर मंडराने लगे। बूटी ने हंसते हुए मीठे तंज में कहा, चल मैं तेरी माँ की सौत बनकर जाऊंगी। अम्मा तो सच में बूढ़ी हो गई हैं। तो तेरे दादा अभी जवान बैठे हैं क्या? हाँ अम्मा, उनकी मिट्टी तो बड़ी अच्छी है। बूटी ने उसे हल्की मुस्कान के साथ देखा और पूछा, अच्छा बता, मोहन से तेरा ब्याह कर दूं? रूपा शर्मा गई। उसके चेहरे पर लाली ऐसे दौड़ पड़ी जैसे किसी गुलाब पर हल्की ओस पड़ जाए। उस दिन जब मोहन दूध बेचकर लौटा तो बूटी ने कहा, कुछ पैसे जमा कर ले, मैं रूपा से तेरी बात चला रही हूं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। सुबह सुबह गांधी पार्क के बेंच पर किसी नवयौवना का गहरी नींद में सोया मिलना अपने आप में बेहद अनोखी और हैरत में डालने वाली बात थी। आमतौर पर सुंदर युवतियां पार्क में ताजा हवा लेने आती है, खिलखिलाती है, दौड़ती भागती है या फूल पत्तियों से खेलती है, लेकिन किसी युवती का रविश के किनारे वाले बेंच पर बिना परवाह सो जाना न केवल असामान्य था, बल्कि हर आने जाने वाले का ध्यान बरबस खींचने वाला दृश्य भी था। रविश पर टहलने वाले लोग, बुजुर्ग, युवक और महिलाएं, सबके पांव वहीं रुक जाते। एक पल के लिए वह दृश्य देखते और फिर अपनी राह पकड़ते। युवकों के चेहरों पर अजीब सा रहस्य भरा मुस्कान, वृद्धों के सिर चिंता में हिलते और युवतियों की झुकी निगाहों में झिझक साफ दिखती। बसंत और हाशिम, जो केवल निकर और बनियान में नंगे पांव दौड़ लगा रहे थे, ओलंपियन रेस की तैयारी में व्यस्त थे। जब वे उस जगह पहुंचे तो दोनों की नजर उस युवती पर पड़ी। वे ठहर गए और धीमे स्वर में चर्चा करने लगे। बसंत बोला, इसे और कोई जगह नहीं मिली सोने के लिए? हाशिम ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई वेश्या होगी। बसंत ने पलटकर कहा, लेकिन वेश्याएं भी ऐसे बेशर्मी से सड़क पर नहीं सोती। हाशिम ने बात आगे बढ़ाई, वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो फिर वह वेश्या क्या हुई? बसंत ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, पर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनमें कुलवधू और वेश्याएं एक जैसी ही दिखती हैं। वैसे भी वेश्याएं आमतौर पर सड़क पर सोना पसंद नहीं करती। हाशिम ने कुछ दार्शनिक लहजे में कहा, यह तो रूप रंग दिखाने का नया तरीका लगता है। बसंत ने तुरंत टोका, आर्ट का असली रूप दिखाव नहीं, छिपाव होता है, और यह बात वेश्याएं बखूबी जानती हैं। उनका छिपाव तो सिर्फ आकर्षण बढ़ाने के लिए होता है। हाशिम ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है, पर केवल यहाँ सो जाना ये कैसे साबित करता है कि यह वेश्या है? इसकी मान में सिंदूर भी है। बसंत ने गहरी निगाह डालते हुए कहा, वेश्याएं तो मौका पड़ने पर सुहागिन का रूप भी धर लेती है। हाशिम ने अनुमान लगाते हुए कहा, शायद रात भर महफिल जमी होगी, जाम छलकाए गए होंगे और अब थकान और ठंड से यहाँ आकर सो गई होगी। बसंत ने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे तो यह कुलवधू लगती है। हाशिम ने मजाकिया अंदाज में पूछा, तो क्या कोई कुलवधू पार्क में आकर सोएगी? बसंत ने संभावनाओं को टटोलते हुए कहा, क्यों नहीं, हो सकता है कि यह किसी बात से नाराज होकर घर से निकल आई हो। हाशिम ने आवेग में कहा, चलो उससे पूछते हैं। बसंत ने उसे टोका, तुम्हें अक्ल है या नहीं? बिना परिचय के किसी को ऐसे कैसे जगा सकते हो? हाशिम ने आत्मविश्वास से कहा, जाकर परिचय कर लेंगे। वैसे भी हमारी बातों से उसे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि वह एहसान मानेगी। बसंत ने शंका जताई, और अगर उसने झिड़क दिया तो? हाशिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, झिड़कने की नौबत ही क्यों आएगी?
हम सौम्यता और संवेदनशीलता से पेश आएंगे। कोई भी युवती, चाहे वह उम्र दराज हो या नव यौवना, कोमल और मनमोहक शब्द सुनकर प्रफुल्लित हो जाती है। और यह तो नव यौवना है। मैंने इससे पहले ऐसा रूप और यौवन का संगम कभी नहीं देखा। सुबह सुबह गांधी पार्क के बेंच पर किसी नव यौवना का गहरी नींद में सोया मिलना अपने आप में बेहद अनोखी और हैरत में डालने वाली बात थी। आमतौर पर सुंदर युवतियां पार्क में ताजा हवा लेने आती है, खिलखिलाती है, दौड़ती भागती है या फूल पत्तियों से खेलती है। लेकिन किसी युवती का रविश के किनारे वाले बेंच पर बिना परवाह सो जाना न केवल असामान्य था, बल्कि हर आने जाने वाले का ध्यान बरबस खींचने वाला दृश्य भी था। रविश पर टहलने वाले लोग, बुजुर्ग, युवक और महिलाएं, सबके पांव वहीं रुक जाते। एक पल के लिए वह दृश्य देखते और फिर अपनी राह पकड़ते। युवकों के चेहरों पर अजीब सा रहस्य भरा मुस्कान, वृद्धों के सिर चिंता में हिलते और युवतियों की झुकी निगाहों में झिझक साफ दिखती। बसंत और हाशिम, जो केवल निकर और बनियान में नंगे पांव दौड़ लगा रहे थे, ओलंपियन रेस की तैयारी में व्यस्त थे। जब वे उस जगह पहुंचे तो दोनों की नजर उस युवती पर पड़ी। वे ठहर गए और धीमे स्वर में चर्चा करने लगे। बसंत बोला, इसे और कोई जगह नहीं मिली सोने के लिए? हाशिम ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई वेश्या होगी? बसंत ने पलटकर कहा, लेकिन वेश्याएं भी ऐसे बेशर्मी से सड़क पर नहीं सोती। हाशिम ने बात आगे बढ़ाई, वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो फिर वह वेश्या क्या हुई? बसंत ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, पर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनमें कुलवधू और वेश्याएं एक जैसी ही दिखती हैं। वैसे भी वेश्याएं आमतौर पर सड़क पर सोना पसंद नहीं करती। हाशिम ने कुछ दार्शनिक लहजे में कहा, यह तो रूप रंग दिखाने का नया तरीका लगता है। बसंत ने तुरंत टोका, आर्ट का असली रूप दिखाव नहीं, छिपाव होता है, और यह बात वेश्याएं बखूबी जानती हैं। उनका छिपाव तो सिर्फ आकर्षण बढ़ाने के लिए होता है। हाशिम ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है, पर केवल यहाँ सो जाना ये कैसे साबित करता है कि यह वेश्या है? इसकी मान में सिंदूर भी है। बसंत ने गहरी निगाह डालते हुए कहा, वेश्याएं तो मौका पड़ने पर सुहागिन का रूप भी धर लेती है। हाशिम ने अनुमान लगाते हुए कहा, शायद रात भर महफिल जमी होगी, जाम छलकाए गए होंगे और अब थकान और ठंड से यहाँ आकर सो गई होगी। बसंत ने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे तो यह कुलवधू लगती है। हाशिम ने मजाकिया अंदाज में पूछा, तो क्या कोई कुलवधू पार्क में आकर सोएगी? बसंत ने संभावनाओं को टटोलते हुए कहा, क्यों नहीं, हो सकता है कि यह किसी बात से नाराज होकर घर से निकल आई हो। हाशिम ने आवेग में कहा, चलो उससे पूछते हैं। बसंत ने उसे टोका, तुम्हें अक्ल है या नहीं? बिना परिचय के किसी को ऐसे कैसे जगाते हो? हाशिम ने आत्मविश्वास से कहा, जाकर परिचय कर लेंगे। वैसे भी हमारी बातों से उसे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि वह एहसान मानेगी। बसंत ने शंका जताई, और अगर उसने झिड़क दिया तो? हाशिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, झिड़कने की नौबत ही क्यों आएगी, हम सौम्यता और संवेदनशीलता से पेश आएंगे। कोई भी युवती, चाहे वह उम्र दराज हो या नव यौवना, कोमल और मनमोहक शब्द सुनकर प्रफुल्लित हो जाती है। और यह तो नव यौवना है। मैंने इससे पहले ऐसा रूप और यौवन का संगम कभी नहीं देखा। मेरे दिल में तो वह छवि इस तरह बसी कि शायद ही कभी मिट पाए। वह अक्स जैसे स्मृतियों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। मैं फिर भी यही कहूंगा कि वह कोई वेश्या है। बसंत ने धीरे से कहा, अगर रूप की देवी वेश्या भी हो तो भी वह उपासनीय है। हाशिम ने जवाब दिया, जैसे किसी कवि की तरह। यही खड़े खड़े कविताएं बुनोगे या चलकर देखते भी हो? खड़े रहना है तो पाश तो मैं डालूंगा। बसंत ने व्यंग्य से कहा, मैं कहता हूं कि वह कोई कुलवधू है। कुलवधू अगर पार्क में आकर सोए तो इसका मतलब यही है कि वह ध्यान आकर्षित करना चाहती है, और यही तो वेश्या का स्वभाव है। हाशिम ने दृढ़ता से तर्क दिया। आजकल की लड़कियां भी तो काफी आगे बढ़ गई हैं, बसंत ने जोड़ा। आगे बढ़ी हुई लड़कियां लड़कों से नजरें चुराती नहीं है, हाशिम ने सहमति जताई। लेकिन वह कुलवधू है। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मुझे बेहूदगी लगता है। बसंत ने अपनी बात पर जोर दिया। तो चलो फिर दौड़ लगाते हैं, लेकिन मान लो उसका चेहरा दिल से निकल ही नहीं रहा। हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो वहीं बैठ जाते हैं।
जब वह उठेगी और जाने लगेगी तब उसके पीछे चलते हैं। मैं कहता हूँ वह वेश्या है और मैं कहता हूँ वह कुलवधू है। तो ठीक है, 10-10 की बाजी लगी, हाशिम ने हंसते हुए कहा। इस बीच दो वृद्ध आदमी धीरे धीरे जमीन की ओर नजरें टिकाए वहां से गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे खोई हुई जवानी को तलाश रहे हों। एक की कमर झुकी हुई, काले बालों के साथ स्थूल शरीर, दूसरा इकहरे शरीर का, सीधी कमर के साथ लेकिन सफेद बालों वाला। दोनों की आंखों पर ऐनक थी और नकली दांत लगाए हुए थे। वकील साहब जो मोटे थे बोले, देखा, ये 20वीं सदी का जलवा है। डॉक्टर साहब जो छरहरे थे ने जवाब दिया, जी हाँ देखा। आखिर हिंदुस्तान बाकी दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन इसे सभ्यता तो नहीं कह सकते। सभ्यता की दुहाई देने का समय अब खत्म हो गया है, वकील ने तंज किया। मुझे तो यह किसी अच्छे घर की लड़की लगती है, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। अरे साहब, वेश्या है, आप इतना भी नहीं समझते, वकील ने विरोध किया। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, वेश्या इतनी फूहड़ नहीं होती। तो क्या अच्छे घर की लड़की फूहड़ होती है? वकील ने चुटकी ली। यह नई आजादी है, नया खुमार है, डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वकील ने सिर झुकाया। हमारी तो जैसे तैसे कट गई, जिनके सिर यह नई आजादी आई है वे भुगतेंगे, जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो जाएगी, डॉक्टर ने उदासी भरे लहजे में कहा। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई, लेकिन आंखें तो अब भी देख रही हैं, और वह दिल अब भी धड़क रहा है। बस आंखों से देखो और दिल को जलने दो, वकील ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। डॉक्टर ने हल्के स्वर में कहा, सच कहूं तो आज के दौर में ही असली जिंदगी है। हमारे वक्त में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता था। आज तो हर तरफ हुस्न के जलवे ही जलवे हैं। वकील ने बात जोड़ी। सुना है युवतियों को इस दुनिया में अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत है तो वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका हिमायती नहीं हूँ। मेरे विचार में पुरुष की ताकत उसकी जवानी में नहीं, बल्कि उसके सामर्थ्य और दृढ़ता में है। कई बार बुजुर्ग व्यक्ति युवाओं से कहीं अधिक मजबूत और साहसी होते हैं। मुझे तो इसका अनुभव रोजाना होता है। मैं खुद को किसी भी नौजवान से कम नहीं मानता। ये सब ठीक है, मित्र ने कहा, पर बुजुर्गों का दिल नाजुक हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो इस सुंदर युवती को देखकर हम इस तरह कतरा कर क्यों निकलते? मैं तो उसे भरपूर देख भी नहीं पाया। डर था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाए और वह मुझे ताकते हुए देख ले तो न जाने क्या सोचे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया, दूसरे ने ठहाका लगाते हुए कहा। अरे रहने भी दो, ये सब बेकार की बातें हैं। आप कुछ दिन आकोसा का सेवन कीजिए। अजी, चंद्रोदय खाकर देख लिया, सब लूटने के हथकंडे हैं। तो मंकी ग्लैंड लगवा लो। आप इस युवती से मेरी बात तय करवा दे, मैं तैयार हूं। हाँ, ये काम मेरा, लेकिन इसमें हमारा हिस्सा भी रहेगा। मतलब ये कि कभी कभी मैं भी तुम्हारे घर आकर अपनी आंखों को ठंडक दे जाऊंगा। अगर इस नियत से आए तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। देखो भाई, मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही तुम जवान हो गए। मैं तो समझता हूं यह भी डॉक्टरों का एक नया फरेब है। साहब, इस रमणी के स्पर्श में असली जवानी है। उसके एक एक अंग में, उसकी हर मुस्कान में, हर अदा में जवानी ठाठे मार रही है। न 100 मंकी ग्लैंड और न एक रमणी का बाहुपाश इसकी बराबरी कर सकते हैं। अच्छा, अब कदम बढ़ाओ, मुवक्किल इंतजार कर रहे होंगे। उसकी सूरत हमेशा याद रहेगी। तुमने फिर से याद दिला दी। वह इस तरह सोई है जैसे चाहती हो कि लोग उसके रूप, उसके खूबसूरत अंगों, उसके बिखरे बालों और खुली गर्दन को देखकर दीवाने हो जाए। इस तरह वहां से निकल जाना उसके साथ अन्याय है। वह हमें बुला रही है और तुम भाग रहे हो। क्या कोई नौजवान उस तरह दिल से प्रेम कर सकता है जैसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल सही। मुझे तो ऐसी औरतों का अनुभव है जो रसिक बुजुर्गों को ही खोजती हैं। नौजवान तो बस फूहड़, अस्थिर और घमंडी होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ न कुछ चाहते हैं। यह निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण होता है। तुम्हारी बातों से दिल में गुदगुदी हो रही है, मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन एक बात बताओ, अगर उसे कोई नौजवान प्रेमी मिल गया तो मिलने दो। यहाँ ऐसे लोगों से डरने वाले नहीं है। वैसे तुम्हारी शादी की बातचीत कहाँ तक पहुंची? थी तो सही, लेकिन जब अपने ही लड़के दुश्मनी पर उतर आए तो क्या हो?
मेरा बेटा यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। यह भी एक दौर का कमाल है। अक्टूबर की कड़ी धूप सर पर चढ़ रही थी। दोनों मित्र वहां से निकल पड़े। दो महिलाएं, एक उम्रदराज और दूसरी नई जवानी की दहलीज पर पार्क के गेट पर मोटर से उतरी। ताजा हवा लेने के इरादे से पार्क में दाखिल हुई। उनकी नजर उस सोई हुई युवती पर पड़ी। उम्रदराज महिला बोली, कितनी बेहया लग रही है। युवती ने नफरत भरी निगाह से उसे देखते हुए कहा, ठाट बाट तो किसी अच्छे घर की मालकिन जैसे लग रहे हैं। बस ठाट ही देख लो। और यही वजह है कि मर्द कहते हैं कि औरतों को खुली आजादी नहीं मिलनी चाहिए। मुझे तो यह वेश्या जैसी लगती है। वेश्या ही सही, पर उसे इस तरह बेशर्मी से औरतों के समाज को शर्मसार करने का हक किसने दिया? देखो तो कितनी मजे से सो रही है, जैसे अपने घर के पलंग पर हो। हद है बेहयाई की। मैं पर्दा नहीं चाहती, न ही मर्दों की गुलामी, लेकिन औरतों में जो शालीनता और गरिमा है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं। जब मैं किसी लड़की को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो खून खौलने लगता है। उसी तरह आधे अधूरे कपड़े भी मुझे असहज करते हैं। क्या अपनी तहजीब और इज्जत को तिलांजलि देने से ही साबित होगा कि हम आधुनिक हैं? मर्द तो अपनी छाती या पीठ खोलकर नहीं घूमते। युवती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको टोकती हूँ तो आप भड़क जाती है। मर्द स्वाभाविक रूप से आजाद है, उन्हें इस आजादी का ढोंग नहीं करना पड़ता। पर औरतें खुद को अंदर से आजाद नहीं मानती, इसलिए बाहरी आजादी का नाटक करती है। जो सच में मजबूत होता है उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो अंदर से कमजोर होता है वही ज्यादा दिखावा करता है। मैं तो कहती हूँ, उम्रदराज महिला बोली, औरत अगर अपने रूप रंग और मर्यादा को संजोए रखे तो मर्द को अपने इशारों पर नचाने में कहीं ज्यादा कामयाब हो सकती है। लेकिन क्यों औरत ही हमेशा मर्द को आकर्षित करने की कोशिश क्यों करे? मर्द क्यों औरत से पर्दा नहीं करता? अब ज्यादा बहस मत करो मीनू, जाओ इस लड़की को जगा दो और कह दो कि घर जाकर सोए। कितने लोग यहाँ आ जा रहे हैं और ये ऐसे आराम से लेती है जैसे कोई शर्म हया बची ही ना हो। रात को तो बड़ी गर्मी थी बाई जी, ठंडी हवा में शायद इसे नींद आ गई होगी। रात भर यही रही होगी और ये बदबू भी कुछ उसी का सबूत है। मीनू ने उस युवती के पास जाकर उसका हाथ हिलाया। अरे देवी जी, यहाँ क्यों सो रही हो? दिन चढ़ गया है, उठकर घर जाओ। युवती ने आंखें खोलकर कहा, ओहो, इतना वक्त हो गया। लगता है मैं सच में सो गई थी। मेरे सिर में अक्सर चक्कर आ जाता है। सोचा पार्क की हवा से कुछ आराम मिलेगा। यहाँ बैठी तो ऐसा लगा कि सब कुछ घूम रहा है। बस तभी बेंच पर गिर गई और फिर होश नहीं रहा। अभी भी मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। लगता है गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी, वो मेरे ससुर हैं। युवती ने हैरानी से कहा, अच्छा, वो तो अभी यहाँ से गए हैं? सच में? लेकिन वो मुझे पहचानेंगे कैसे? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उनके बेटे बसंतलाल की पत्नी है? युवती ने शर्म से सिर झुका लिया और स्वीकार किया। मीनू ने हंसते हुए कहा, बसंतलाल तो अभी यहाँ से गए हैं। मैं उन्हें यूनिवर्सिटी से जानती हूँ। अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे कहाँ देखा होगा? तो क्या मैं दौड़कर डॉक्टर को बुला लाऊं? जी नहीं, किसी को मत बुलाइए। बसंतलाल भी यहीं कहीं है, उन्हें बुला दो। तो चलो, मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कौन से मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम का घर। मैं आज ही मिस्टर बसंतलाल से बात करूंगी। मैं क्या जानती थी कि वो इस पार्क में आते हैं। लेकिन कोई साथ में होता? क्यों, कोई जरूरत ही नहीं थी।